गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे साथियों। जया नामदेव, प्रमिला शर्मा, विवेक प्रधान, रवि, वॉइस नहीं आ रही है सर। भैया अभी हम बोल नहीं रहे थे, अब बोलना स्टार्ट किए हैं, है ना। अब वॉइस आएगी। आप सभी लोग रेडी हो जाओ, जल्दी से एक बार क्लास को शेयर करो, क्लास को शेयर करो एक बार जल्दी से, तो हम क्लास प्रारंभ करें। हाँ, एक बार क्लास को सभी लोग शेयर करो तो हम क्लास प्रारंभ करें, जल्दी करें सभी लोग। हाँ, चलिए क्लास को प्रारंभ किया जाए। ओके, आज हमारा लेक्चर 2 होगा इसका। आज हम जो पढ़ेंगे स्केलेटन सिस्टम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्केलेटन सिस्टम, ठीक है ना। ये होता है स्केलेटन सिस्टम। कुछ हमारे ग्रुप में कुछ अच्छे बच्चे जुड़े होते हैं, वो इसको स्केलेटल पढ़ते हैं, जो कि गलत होता है ना। मिलर नर्सिंग लवर, हेलो सर। हाँ, तो चलिए भैया प्रारंभ करते हैं। कंकाल तंत्र। कंकाल हमें सीधा देखिए 2 से 3 पेज 4 पेज हमें केवल अपने स्टडी करना है, इसके बाद क्वेश्चन में आ जाएंगे। और आज बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कंकाल हमें सीधा खड़ा रखता है, अतः स्थिरता। कंकाल का काम क्या होता है? हमें सीधा खड़ा रखना और हमें स्थिरता प्रदान करना। कंकाल की मदद से जीव जंतु आसानी से गति करते हैं। किसकी मदद से? कंकाल की। कंकाल 2 प्रकार के, बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल। बाह्य कंकाल यह शरीर के बाहर पाया जाता है तथा अत्यधिक कठोर होता है। देखिए 5 से 10 मिनट हमें इसको एक बार रिवीजन करना है, आगे क्वेश्चन में पहुंच जाएंगे, ठीक है। यह शरीर को रक्षा प्रदान करता है। बाह्य कंकाल मृत कोशिका का बना होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करो भाई। बाह्य कंकाल किसका बना होता है? बाह्य कंकाल मृत कोशिका का बना होता है। इनमें कोई रक्त संचार नहीं होता है। इसके अंतर्गत बाल, नाखून, देखो बाल नाखून आते हैं। और फिर इसके बाद एग्जाम्पल है केकड़ा, तिलचट्टा, मकड़ी, ये सब आ जाते हैं इसमें। नोट, कछुआ के पीठ पर बाह्य कंकाल तथा पैर एवं पूंछ पर आंतरिक कंकाल होता है। ध्यान दीजिएगा, यदि कछुआ के बारे में कहता है तो कछुआ के पीठ पर बाह्य कंकाल होता है तथा पैर एवं पूंछ पर क्या होता है भैया? आंतरिक कंकाल होता है भैया, ठीक है ना। तो ये आप लोग यहां पर देख लेंगे इमेज। नेक्स्ट में चलेंगे। ये कछुआ है आपका, देखो इसके पीठ पर क्या होता है? बाह्य कंकाल होता है। आंतरिक कंकाल यह शरीर के अंदर मांसपेशियों के नीचे होता है। यह शरीर को आंतरिक अंगों की रक्षा प्रदान करता है। आगे, कंकाल तंत्र अस्थि और उपास्थि दोनों से मिलकर बना होता है। तो कंकाल तंत्र किससे मिलकर बना होता है? अस्थि तथा उपास्थि। अस्थि तथा उपास्थि दोनों ही कौन से ऊतक से बनी होती हैं? संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ओके, हाँ। कंकाल को 2 भागों में बांटते हैं, उपास्थि और अस्थि। उपास्थि कार्टिलेज, यह मुलायम होता है क्योंकि इसमें केवल कैल्शियम फास्फेट, ध्यान दीजिएगा, उपास्थि किसका बनी होती है? कैल्शियम फास्फेट CH3PO4 का होल ट्वाइस पाया जाता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता है, ये याद रखिएगा। अस्थियों में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, उपास्थि में कैल्शियम कार्बोनेट भैया नहीं होता है, ठीक है ना। उपास्थि कार्डियोब्लास्ट कोशिका से बने होते हैं। उपास्थि कौन सी कोशिका से? कार्डियोब्लास्ट कोशिका से बने होते हैं। नाक, कान तथा सभी बड़ी हड्डियों के सिरे पर कार्टिलेज पाया जाता है। चलिए आगे आ जाइए, बहुत ज्यादा नहीं है कार्टिलेज, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, कर लीजिएगा। देखिए अस्थि, इसकी आपको PDF मिल जाएगी, PDF मिल जाएगी भैया। एक चीज और करिएगा, आप लोगों को टेलीग्राम में PDF मिल जाएगी। दूसरा पॉइंट, कामदगिरी अकेडमी सतना, कामदगिरी अकेडमी सतना, कामदगिरी अकेडमी सतना, यहां पर आप जाएंगे। ये अपना ऐप है, एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन।
इसको डाउनलोड करेंगे इस मोबाइल एप्लीकेशन में फ्री क्लास के रूप में, आपको फ्री क्लासेस के रूप में क्या मिल जाएंगे, ये सब पीडीएफ वगैरह और क्लासेस आपको मिल जाएंगी जो आपके काम की होंगी। चलिए नेक्स्ट पे आ जाएं। मानव शरीर में उपास्थियों के, तो ये भी आपको पढ़ लेना है। बाल्यावस्था में हड्डियों की, देखिए बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 208 होती है, वयस्क अवस्था में 206 होती है। अस्थि और अस्थि मिलकर, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, अस्थि और अस्थि क्या बनाते हैं, लिगामेंट बनता है। यदि अस्थि और अस्थि मिल जाए तो लिगामेंट तैयार होता है, जहां पर अस्थि और अस्थि जुड़ी होती है लिगामेंट। अब मांस और अस्थि टेंडम, और मांस स्लेक्जर बनाता है, क्या बनाता है, स्लेक्जर। अनुबंधी उपांगी अपेंडिकुलर, ये आपको पढ़ लेना है। बाह्य कंकाल, आंतरिक कंकाल। हाथ की हड्डियां कितनी होती हैं, एक हाथ में 30 होती हैं, तो दोनों मिला के 60 होती हैं ये। अब किसको, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, कलाई जिसको, मेटाकार्पल और फ्लेजिंग, ये आप लोग याद करिएगा। फ्लेजिंग उंगली की होती हैं कितनी, 14, हाँ ये याद कर लीजिएगा। ये सभी दी हुई हैं, ये सभी बनी हुई हैं, कर लेना है भैया। ये आपको पैर की हड्डियां कौन कौन सी, पैर की देखो फ्लेजिंग, इसमें भी कितनी होती हैं, 14 होती हैं। फीमर सबसे बड़ी हड्डी होती है, जांघ की हड्डी होती है, सही है क्या, हाँ तो ये कर लेना है भैया। तो इसमें भी 30 होती हैं, ये पूरा, ये आपकी ये जांघ की हड्डी है, क्या है, ये फीमर है। पटेला, फिबुला, टार्सल्स, फाइलेंजस। जल्दी से आते हैं क्वेश्चन पे आते हैं भैया, जल्दी से। पेल्विक श्रेणी मेखला, ये भी आपको कर लेना है और पढ़ लेना है। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा भैया। कैल्विक हंसली, इसकी संख्या कितनी होती है, 2। इसे जामुक भी कहते हैं, कॉलर बोन भी कहते हैं, किसको, कैल्विक को, कॉलर बोन। और ब्यूटी बोन यदि पूछता है तो ब्यूटी बोन किसे कहा जाता है, कैल्विक को भैया ब्यूटी बोन के नाम से भी हम जानते हैं, ध्यान रखिएगा, ब्यूटी बोन। चलिए नेक्स्ट पे आओ। ये आपका स्कैपुला हो जाएगा, ये एक्सियल हो जाएगा आपका, ये आपको पढ़ लेना है भैया, कर लेना है पूरा। ये फिगर बिल्कुल बेकार पीडीएफ आज बना हुआ है, सत्यानाश सब कुछ। मैंने बोला था कि डाउनलोड करके बना देना, यदि जो ना दिखे, देखो एक भी शब्द दिख रहे हो तो बताओ, मुझे नहीं समझ में आ रहे तो वहां क्या दिख रहे होंगे। यदि आप नहीं दिख रहे थे तो मैंने बोला था ये नाम करके डाउनलोड करके बना देना। चलो ठीक है। रिप्स पसली का कर लेना भैया, हाँ ये देखो कोई मतलब की नहीं है इमेज। हाँ ये हेड, सिर में कितनी होती हैं, कितनी, 29 रिप्स को आपस में जोड़ती है सिर में, इसकी कुल संख्या 29 होती है, ये आपको कर लेना है। ये पूरी इमेज आपकी बनी हुई है भैया। ये सभी हड्डियों के बारे में विविध तत्व आपके दिए गए हैं, ये सब। आ जाते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे। डायरेक्ट किस पे आ जाते हैं भैया, क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्योंकि पीडीएफ बेकार है ये। हाँ चलिए ये आ गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न भैया। अब देखो सभी को क्वेश्चन करना है। सक्सेस मोटिवेशन, गुड इवनिंग भैया। मिलर नर्सिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ सभी लोगों को करना है भैया। चलो अब देखते हैं कि कौन कितना तैयार है, कौन अपने एग्जाम को लेकर के कितनी तैयारी में है। सभी लोग एक बार भैया, सभी लोग क्लास को शेयर कर दो। हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है, बताओ हमारे शरीर का जो हमारी बॉडी है, इसका मैक्सिमम वेट किसका बना होता है, अस्थियों का, शारीरिक अंगों का, त्वचा मांसपेशी अंगों का, या जल का। जल्दी बोलें, जल्दी कमेंट करके आंसर करें भाई। आंसर कमेंट में आना चाहिए, आंसर काहे में आना चाहिए, कमेंट में आना चाहिए। तो किसमें, हमारे शरीर का अधिकतम भाग जल का बना होता है, ये सभी आप जानते हो। कितना, लगभग 80% पार्ट हमारा जल का बना होता है। आयुष नामदेव, हाँ ठीक है ना भैया। तो हमारे शरीर का अधिकतम भाग, बायो के बच्चे, हमारे जो टैलेंटेड होशियार बच्चे हैं वो कहते हैं अस्थियों का, है ना। हमारे शरीर का मैक्सिमम पार्ट किसका बना होता है, जल का बना होता है। हाँ आयुष नामदेव बिल्कुल, विवेक राजपूत बिल्कुल भैया, बिल्कुल। सभी लोग एक बार भैया क्लास को शेयर करो, क्योंकि अब आपके ये सभी क्वेश्चन होंगे। और एक बार देखो, मैं आपको बायोलॉजी पढ़ा नहीं रहा, केवल क्वेश्चन हमें साथ में रिवीजन करना है, केवल क्वेश्चन देखना है कितने तैयार हैं आप। चलिए अगला क्वेश्चन। एक वयस्क मानव शरीर में
जल का प्रतिशत होता है लगभग, बताओ कितने परसेंट होता है एक वयस्क में? बताओ जल्दी से, जल्दी आंसर करो भाई, कितने परसेंट होता है एक वयस्क में? मानव शरीर में जल का प्रतिशत होता है लगभग, आंसर करें, कितना होता है? तो 65% होता है। कितना होता है याद रखें, वयस्क मानव शरीर में वैसे 75% होना चाहिए, बट कितना? 65%। वयस्क मानव शरीर में जल का प्रतिशत 65%। नोट कर लो बेटा, इसको नोट कर लो सभी लोग, सभी लोग। हाँ, अर्श त्रिवेदी, डी नहीं है भैया, 65%, ये 65% आप लोग नोट कर लो सभी लोग। हाँ, विवेक राजपूत, गुड भैया, गुड, बहुत अच्छे। चलो अगला है, मानव शरीर में होता है लगभग कितने परसेंट जल होता है, जल्दी बताएं। तो अभी अभी मैंने बताया लगभग 70 से 80 के बीच में, यानी 70। आपको मैं लगभग में क्या करना है? 70%। तो देखिए, सबसे पहली बात, हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? हमारी बॉडी में सबसे अधिक मात्रा में जल पाया जाता है, वाटर है। इसके बाद वयस्क मनुष्य में कितना होता है? 65%। मानव शरीर में वैसे कितना होता है नॉर्मल? 70%। कितना होता है? तीनों क्वेश्चन क्या क्लियर हो गए हैं भैया? किसी को कोई डाउट है क्या वाटर का? नहीं ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ भाई, बताओ बताओ जल्दी से। मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? मयूरी नरवड़े, राजेश कुमार, हाँ बताओ भैया जल्दी से। लक्ष्मी कुमारी, जय श्री राम। हाँ चलो बेटा, थोड़ी देर कंसंट्रेट कर लो क्लास पर, थोड़ा सा कंसंट्रेट कर लो, आप लोगों के लिए है। यदि शायद नहीं कहा जाता, आप लोग यदि क्वेश्चन करोगे तो ये क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं काम आ जाएंगे। कुछ जानकारी आपको, अच्छी जानकारी मिल रही है, केवल रिवीजन कर लेना है क्वेश्चन का। मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? बताओ, मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, तुरंत बोलो भाई। मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? कौन बताएगा? श्रेया पाल, जया नामदेव। हाँ जया, जया नीट में सभी क्वेश्चन करके आई थी जया नामदेव, और जया घर से का क्लास करती है। जया क्लास नहीं आती, कोचिंग नहीं आती है, क्लासेस करने यहाँ ऑफलाइन नहीं आती, जया घर से करती है। तो घर से करती है तो और अच्छा करेगी। और डी विवेक प्रधान, गुड भैया, बहुत अच्छे, डी आंसर। श्रेया पाल, विवेक प्रधान, अमन पाल। हाँ, श्रेया पाल के चक्कर में न रहो भैया, अमन काम करो अपना इधर। हाँ, मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो ऑक्सीजन का डी ऑप्शन जिसने भैया किया है उसका बिल्कुल राइट है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भैया। चलो आगे चलें क्या? अगला क्वेश्चन मानव, देखो भैया 5 नंबर, एक चीज जो आंसर देना भैया, एक काम करना आप लोग अपना ऐसे करना, जैसे 5 का कर रहे हो तो 5 का ए, 6 का कर रहे हो तो 6 का भी, जिस प्रकार से करोगे इस नंबर डालते जाना है अपने आंसर में, और अपना रफ पेन ले लेना है, अपने सभी क्वेश्चन का उसमें क्लिक करके रखना है कि कितने कर रहे हैं, ठीक है? हाँ ओके, चलो भैया करो, करो भैया जल्दी से, जल्दी करो। बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार क्लास को शेयर करो। ये बताओ जितने लोग जुड़े हो उतने लाइक नहीं है भैया, क्या कारण है? क्या कारण है? क्या दुश्मनी है भैया? मैं इतनी एनर्जी के साथ, एक्साइटमेंट के साथ आपकी क्लास ले रहा हूं, और इतनी एनर्जी के साथ, तो आपके लाइक क्यों कम है भैया? है ना, लाइक और सब्सक्राइब में कमी नहीं होना चाहिए, शेयर में, इन सब में कमी नहीं होना चाहिए भैया। यदि मैं एनर्जी के साथ हूं तो आप भी एनर्जेटिक होके। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व, देखो भैया पहले मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत, यहां पर परसेंटेज पूछा है भैया, ध्यान देना। अगला पूछा मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, फिर से पूछ रहा है कुछ क्वेश्चन। जल्दी बोलो, जल्दी आंसर करो भाई, जल्दी आंसर करो। अब अभी अभी आंसर आपने किया है, और अंजलि रॉय का आंसर आया है 5C, गुड गुड, बहुत अच्छे, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रेया का आंसर आया है C, गुड। चलो जिसका, राजेश कुमार, अंश त्रिवेदी, मिलर, बहुत अच्छे भैया, ये राइट आंसर है C। अभी अभी भैया आपने पढ़ा है ना कि बॉडी में ऑक्सीजन और सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए प्रचुर मात्रा में क्या है? ऑक्सीजन।
भैया क्लास को शेयर कर दो, क्लास को शेयर कर दो भाई। चलो, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है तो कौन सा? मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, क्या आप लोगों को कहीं ऑक्सीजन दिख रहा है अब? तो अब बताओ कौन सा होगा? बेटा इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं है, हिंदी में है क्वेश्चन। जो शब्द समझ में ना आए वो बता दो, क्वेश्चन सभी हिंदी में है। हाँ जल्दी बोलें। तो कौन सा मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होगा? तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो कौन सा होगा? कैल्शियम अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। कौन सा? कैल्शियम पाया जाता है बेटा। डी ऑप्शन राइट होगा। जिसने डी, गुड, बहुत अच्छे। श्रेया पाल, विवेक प्रधान, मिलर, प्रमिला, अंजलि रॉय, गुड, बहुत अच्छे भैया। लक्ष्मी कुमारी, गुड। चलो एक बार क्लास को बेटा शेयर करो, क्लास में संख्या कम है अभी, क्लास को शेयर करो। चलो भैया बताओ, वयस्क मानव में होती हैं कितनी अस्थियां होती हैं? तो कितनी होती हैं? आपने अभी क्या पढ़ा था पीछे? बताओ, बाल्यावस्था में कितनी होती हैं? बाल्यावस्था में वैसे कितनी होती हैं? बाल्यावस्था में 208 होती हैं, वयस्क में 206 होती हैं। और कुछ होता है क्या? और कुछ होता है? चलो तो देखो, वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती हैं भैया? तो वयस्क मानव की बात कर रहा है, 206 हड्डियां होती हैं। सही है ना? ये तो आप लोगों को क्वेश्चन करने हैं भाई, मुझे थोड़े ना बताना है, आप लोग बताओगे। हाँ गुड, बहुत अच्छे। बी नंबर। अरे विवेक इतने भी लगा दिया। हाँ चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो अगला, मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या बताओ। मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या पूछ रहा है बेटा, जल्दी आंसर करो। हाँ बताओ बताओ भाई, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। तो मानव कंकाल में अब तक आपने क्या पढ़ा है कि मानव कंकाल में 206 हड्डियां होती हैं भैया। कितनी होती हैं? 206। डी ऑप्शन भैया राइट हो जाएगा। जिसने जो भी किया हो, शाहीन परवीन, गुड। एक बार बेटा क्लास को लाइक भी करते जाना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना, ये आपकी ईमानदारी है। मैं आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन लेके आया हूं। आप लोगों का आज देखो क्या होता है, कहते नहीं है कि एग्जाम जब नजदीक हो तो क्विकली रिवीजन करना चाहिए, जल्दी रिवीजन करना चाहिए। तो अब आपको क्वेश्चन लेके आ गया हूं, क्विकली रिवीजन करना है, जल्दी जल्दी। चलो अगला, 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या। 20 वर्ष की आयु में वयस्क हो जाता है क्या व्यक्ति? तो 20 वर्ष की आयु में वयस्क हो जाता है, बट यहां पर तो आपका 100, 200, 300 दिया है। कितनी हो जाएंगी? लगभग में फिर आपको आंसर देना पड़ेगा बेटा। कितना देना पड़ेगा? लगभग में आंसर देना पड़ेगा। बट यहां पर आपका 206 एग्जैक्ट होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? तो एक ऑप्शन यदि ये ना होता तब फिर लगभग में देते। इनमें से कोई नहीं, जब नहीं है तो नहीं है, सिंपल सी बात है ना? ऑप्शन नहीं है। देखो 20 वर्ष की आयु में वयस्क होता है बच्चा, तो मानव शरीर में हड्डियों की संख्या क्या है? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 206 होना चाहिए। वैसे कितना होना चाहिए? 206, है ना? हाँ चलो, हाँ अगला क्वेश्चन आज देखते हैं कौन कहां से कितना पढ़कर आया है। कहते हैं ना, ये यहां इस प्लेटफॉर्म से पढ़ लो, यहां से पढ़ लो, यहां से पढ़ लो। बेटा ऑप्शन दिख रहे हैं, देखिए ऑप्शन दिख रहे हैं सभी, मुझे तो दिख रहे हैं, आपको भी दिख रहे होंगे। एक बार देखो, क्या ऑप्शन नहीं दिख रहे क्या? सभी दिख रहे हैं भाई, ऑप्शन दिख रहे हैं। हर्ष त्रिवेदी दिख रहे हैं भैया। चलो अगला, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी? तो देखिए, सबसे छोटी हड्डी पूछता है और सबसे बड़ी हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी भैया, सबसे बड़ी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी भैया पूछा है। तो सबसे बड़ी हड्डी क्या होगी? फीमर, जांघ की हड्डी होती है। और सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज कहां पर होती है? कान में होती है। कहां पर? स्टेपीज कहां पर होती है? कान में होती है। ये आप लोग जानते हो, मैं थोड़े ना जानता, मैं कहां बायो जानता हूं, है ना? तो सबसे छोटी हड्डी क्या है? स्टेपीज, कान में। और सबसे बड़ी हड्डी कहां होती है? फीमर, जांघ में होती है। तो सबसे छोटी पूछा है भैया, स्टेपीज राइट आंसर। जिसने भी बी दिया है बिल्कुल राइट है। हाँ, लॉन्गेस्ट बोन बना के भेज दिया, गुड, बहुत अच्छे। अगला है, हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है।
बताओ लघुत्तम, लघुत्तम पूछा है। लघुत्तम का मतलब छोटी और दीर्घत्तम का मतलब क्या होता है, बड़ी। तो लघुत्तम मिनिमम छोटी, तो कहां पर, कान में। कहां पर, कान में। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं, हड्डियां होती हैं, बताओ भाई। मनुष्य की खोपड़ी में पूछ रहा है, तो खोपड़ी में अभी अभी आप पीछे देखे थे, खैर नहीं देखे हो तो आप लोग तो पढ़े हुए हो सब, तो बताओ कितनी होती हैं। हाँ, तो देखो मनुष्य की खोपड़ी में 28 होती हैं। कितनी, तो देखो लिख लो भैया, नोट कर लो। यदि आपको याद नहीं है तो याद कर लो, यदि याद नहीं है तो क्लास में याद हो जाएगा बेटा, सब कुछ याद हो जाएगा आज, ठीक है ना। हाँ, सब कुछ याद हो जाएंगे। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं, 28। चलो अगला, कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। लवण यानी बेटा साल्ट। कौन सा साल्ट मानव हड्डियों में मैक्सिमम मात्रा में, क्वांटिटी में पाया जाता है, सर्वाधिक मात्रा में बेटा पाया जाता है। हाँ ठीक है, बताओ। हाँ, तो कौन सा, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट या सोडियम क्लोराइड। मानव हड्डियों की बात किया है, जल्दी कमेंट करके आंसर करें भाई। तो कौन सा होगा, तो कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है हड्डियों में, कंकाल में, अस्थियों में कह रहा है। तो क्या है, मैक्सिमम अधिक मात्रा में कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं। क्या, हाँ वो ठीक है, उपास्थि में कैल्शियम अधिक। यहां पर पूछा क्या है क्वेश्चन, देखो यहां पर क्या पूछा है, हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, ये पूछा। ये नहीं पूछा कि उपास्थि में क्या पाया जाता है और अस्थि में क्या पाया जाता है। जब आपसे क्वेश्चन यहां पर करेगा कि अस्थियों में कौन कौन सा क्या पाया जाता है और उपास्थि में, तो केवल उपास्थि में ये पाया जाता है। बट हड्डियों की बात किया है तो सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा, कैल्शियम फास्फेट। क्यों, उपास्थि तो इसकी, उपास्थि देखो इधर, इधर समझ लो, अस्थि और उपास्थि में समझो। अस्थि और उपास्थि मैंने बताया है, अस्थि में कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट दोनों पाया जाता है, बट इसमें केवल कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, ये बताया हूं, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, कैल्शियम, हड्डियों में पूछ रहा है कौन सा, तो कैल्शियम फास्फेट हो जाएगा। क्लियर है, नहीं क्लियर है लिख लो, नहीं क्लियर है तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लोगों का कुछ भी क्लियर नहीं है वैसे भी, है ना। हाँ चलो अगला, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, बताओ। मनुष्य, पसलियां जान रहे हो ना, रिप्स, रिप्स क्या होंगी, रिप्स। पसलियों की कितने जोड़े होते हैं, कुछ थोड़ी बहुत इंग्लिश मुझे भी आती है। हाँ 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 बेटा, इंग्लिश में करवाने का प्रयास करेंगे, आगे प्रयास करेंगे, बट अभी तो हिंदी में है। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। तो कितनी होती हैं पसलियां, रिप्स 12 होती हैं। बहुत अच्छे, सबके आंसर 12 12 12। अरे सहीना, परवीन, विवेक, राजपूत, लक्ष्मी, खुशबू, मयूरी, सभी, प्रमिला, सभी के आंसर आ रहे हैं, गुड। तो 12 होती हैं, 12। बहुत अच्छे बेटा। चलो मैंने फिर से बता रहा हूं, मैं कोई क्लास में आपको पढ़ाने नहीं आया हूं, मैं केवल आपके क्विक रिवीजन क्वेश्चन कराने आया हूं। हाँ चलो, ओके ओके, आ जाओ। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, मनुष्य के इधर, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी बताओ जल्दी से। ठीक, ओके। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है, जल्दी बोलो, कैसी होती है पैर की हड्डी। तो पैर की हड्डी की बात कर रहा है, ये हड्डी पैर वाली, ये भैया दिख नहीं रहा ना, तो कोई दिक्कत नहीं। पैर की हड्डी सॉलिड, ठोस होती है। क्या होती है, पैर की हड्डी ठोस होती है। जिसको नहीं आता याद कर लो, पैर की हड्डी ठोस होती है, जिसको नहीं आता याद कर लो, आता है अच्छी बात है, सबसे अच्छे आप ही हो। हाँ, वॉइस नहीं आ रही क्या, वॉइस नहीं आ रही क्या, क्या बार बार रुक रहा है, क्या रुक रहा है भाई,
जल्दी बताएं, आ रही होगी। हाँ ठीक ठीक, चलो आ जाओ, आ जाओ, आगे आओ। हाँ चलो, मैं अगले दिन से, आज तो नहीं है इंग्लिश, अगले दिन से मैं इंग्लिश में भी प्रयास करूंगा करने के लिए, क्वेश्चन आपके लाने के लिए इंग्लिश में प्रयास करूंगा, क्वेश्चन इंग्लिश में लाने का प्रयास करूंगा भैया। हाँ, शल्य क्रिया में आर्थ्रोप्लास्टी, देखो अब तो यहां पर इंग्लिश सही बोला है, आर्थ्रोप्लास्टी। बताओ शल्य क्रिया में आर्थ्रोप्लास्टी क्या है, जल्दी बोलो, शल्य क्रिया में आर्थ्रोप्लास्टी क्या है? क्या है? यहां पर ओपन हार्ट सर्जरी, इधर समझना, गुर्दा प्रत्यारोपण यानी किडनी ट्रांसप्लांट, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट, रुधिर आधार ब्लड ट्रांसफ्यूजन। बताओ बताओ भाई जल्दी से बताओ, जल्दी बोलो, सभी लोग आंसर करो कमेंट करके, क्या हो जाएगा? तो देखो क्या शल्य आर्थ्रोप्लास्टी का मतलब है, शल्य क्रिया में आर्थ्रोप्लास्टी कूल्हे के जोड़, जो कूल्हे का जोड़ होता है उसके बारे में, प्रतिस्थापन रिप्लेसमेंट, कूल्हे के जोड़ का जब रिप्लेसमेंट करते हैं उसे हम आर्थ्रोप्लास्टी बोलते हैं। कूल्हे के जोड़ का रिप्लेसमेंट भैया, कूल्हे के जोड़ का रिप्लेसमेंट, क्या रिप्लेसमेंट भैया, है ना, हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट इसी को बोलते हैं, कूल्हे हिप जॉइंट, कूल्हे का जोड़ यानी हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट, क्या बोलेंगे भैया, हिप जॉइंट। हाँ दिख रहा है, थोड़ा बहुत प्रयास करो बेटा, थोड़ा बहुत प्रयास करो, अब दिख रहा है सब चीजें, मुझे मेरे हिसाब से दिख रही हैं, क्या दिख नहीं रहा? देखें एक बार, दिख तो रहा है बेटा, दिख रहा है थोड़ा बहुत। एक काम करो, ना हो तो काले वाला चश्मा लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना? हाँ चलता है इतना। हाँ अच्छा आगे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। इसमें आ जाओ, प्रत्यस्थ इलास्टिक, इलास्टिक ऊतक यानी टिश्यू, इलास्टिक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं, इलास्टिक टिश्यू जो हड्डियों को क्या करते रहते, जकड़े रहते हैं, पकड़े रहते हैं, उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? इलास्टिक टिश्यू। क्या कहते हैं? स्नायु या लिगामेंट कहते हैं, या तंतुमय ऊतक कहते हैं, या फाइब्रेन कहते हैं, या मांसपेशीय ऊतक। जल्दी जल्दी बोलो भाई, अब अगले दिन से इनकी इंग्लिश लाने का मैं प्रयास करूंगा। हाँ जल्दी बोलो। हाँ क्या है? इलास्टिक ऊतक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लिगामेंट। तंतुमय ऊतक क्या कहते हैं? जल्दी बोलो। तो क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं भैया। ए ऑप्शन राइट होगा, 17 का ए होगा भैया। हाँ 17 का ए होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भैया। चलो अच्छा, वो जया चली गई क्या? हाँ हो गया टाइम, जया के बस के नहीं थे ये क्वेश्चन, है ना। दांतों पर जमी परतें बनी रहती हैं। बताओ, दांतों पर जो जमी हुई परतें होती हैं, लेयर होती है, वो काहेगी? केवल भोजन के कणों से, भोजन के कण और थूक से। बहुत गंदा गंदा हिंदी लिख देता है। भोजन के कण, थूक और मुख अम्लों से, भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से। बताओ, मैंने ऑप्शन सभी पढ़ लिए। हाँ जया फरार। हाँ हाँ बताओ भैया जल्दी से, जल्दी बोलो। 18 नंबर। तो ध्यान दीजिएगा, दांतों पर जमी परतें जो होती हैं वो किसकी होती हैं? वो भोजन के कण होते हैं, उसमें ध्यान दीजिएगा। थूक भी होता है, मुख अम्ल, मुख में जो अम्ल एसिड होता है वो भी होता है, ठीक है ना। और बैक्टीरिया भी होते हैं, ये भी याद रखना भैया। तो ध्यान देना, दांतों पर जो लेयर जमी हुई होती है वो कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया की होती है। क्लियर है क्या? ओके चलो नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन में। बताओ भाई, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्यों? अभी पीछे पढ़ के आए हो। क्योंकि, क्यों? जल्दी। नाखून किससे बने होते हैं? मृत कोशिकाओं से भैया बने होते हैं।
मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं, जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है। और रक्त संचरण नहीं होता है तो क्या होगा, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है भैया। हाँ सही, श्रेया पाल ऑप्शन, ऑप्शन बेटा ये हैं, ये सभी ऑप्शन। खुशबू पाठक ए, बहुत अच्छे। शारदा देवी, मंगला राम, की हाल है, वाह की हाल है, हाल पूछ रहा है। हाँ, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं, जिनमें रक्त का संचरण नहीं होता है। क्या है, रक्त का संचरण भैया नहीं होता है। हाँ, तो 19 का क्या होगा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 20 का बताओ, 20 का बताओ बेटा। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है। अस्थि, देखो अस्थि, अस्थि यानी हड्डी और दांतों के निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता पड़ती है। सोडियम पोटेशियम, कैल्शियम लौह, सोडियम कैल्शियम, कैल्शियम और फास्फोरस। जल्दी बोलो, जल्दी, हाँ जल्दी बोलो, जल्दी कमेंट करें भाई जल्दी। तो आप सभी को पता है क्या क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट इनमें पाया जाता है, यानी फास्फोरस और कैल्शियम पाया जाता है, यानी इनके निर्माण में ये काम आते हैं। तो सिंपल सा आंसर बेटा इसका डी होगा, इसका डी होगा, कैल्शियम और फास्फोरस हो जाएगा। क्या होगा, अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है, तो कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। बेटा एक बार क्लास को लाइक कर दो, सभी लोग क्लास को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। बेटा सभी लोग सब्सक्राइब करो, ये आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो सभी लोग करो। हाँ विवेक भैया एक बार लिख दिया करो, मैं देख लेता हूं, एक बार भैया लिख दिया करो। हाँ चलो आगे। निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन नहीं शब्द पूछा है। देखो एक चीज ध्यान रखिए, क्वेश्चन को बहुत विशेष तौर पे पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण और मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है। तो देखो इधर, इधर कैल्शियम दांतों के निर्माण में आवश्यक है क्या, फास्फोरस दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक है क्या, और आयोडीन और फ्लोरीन पे आते हैं, बताओ। आयोडीन है काहे के लिए, पौष्टिक तत्व है। आयोडीन क्या है, पौष्टिक तत्व है। तो फ्लोरीन आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका। जिसके जितने आंसर सही होंगे, देखता हूं कौन सभी आंसर देता है, फुल कंप्लीट आंसर कौन देता है। चलिए फ्लोरीन, इसका सी ऑप्शन राइट होगा भैया, सभी लोग कर लो। हाँ अगला नेक्स्ट को देखो, देखो कितना अच्छे से बढ़िया जूम है, अच्छे से क्वेश्चन दिख रहे हैं बेटा, सभी को अच्छे से क्वेश्चन दिख रहे हैं, अच्छे से बेटा क्वेश्चन दिख रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, टूटी हड्डियों को जोड़ने हेतु निम्न में से किसका लेपन किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन बहुत अच्छा किया है। टूटी हुई हड्डियां, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए, जोड़ने के लिए किसका लेपन बेटा किया जाता है। लेपन किसका किया जाता है, जल्दी बोलें। टूटी हड्डियों को जोड़ने हेतु किसका, सफेद सीमेंट का, सफेद लेड का, जिंक ऑक्साइड का, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपको पता है ना कि क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। हाँ तो प्लास्ट किसका हो जाएगा, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है ना। हाँ तो कैल्शियम सल्फेट प्लस हाफ XH2O यही होता है क्या इसका फार्मूला। हाँ तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा बेटा, इसका लेपन किया जाता है। हाँ डी ऑप्शन, हर त्रिवेदी, सभी का आंसर सही है। चलो नेक्स्ट पे आओ बेटा। निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है, बताओ। दृढ़ का मतलब क्या होता है, जटिल। दृढ़ का मतलब जटिल, जटिल मतलब कठोर बेटा, जटिल मतलब कठोर। सबसे ज्यादा कठोर भाग हमारे शरीर का कौन सा है, अस्थि, डेंटिन, दंत वल्क, सीमेंट्स। तो बेटा ये बताओ वल्क का मतलब क्या होता है, लेयर।
तो दांतों के ऊपर की लेयर को आप लोग इनेमल नाम देते हो। तो इनेमल, दांतों के ऊपर जो ऊपर लेयर होती है वो सबसे हार्ड होती है, और जब ऊपर वाली लेयर हार्ड होती है उसका नाम क्या है? इनेमल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? दंतवल्क हो जाएगा। हिंदी भी समझो भाई। हाँ, बी ऑप्शन राइट होगा। कौन सा हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? दंतवल्क, इनेमल है। अगला है, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहां होती हैं? जल्दी बोले। मानव शरीर में बेटा सबसे मजबूत मांसपेशियां, मसल्स, मांसपेशियां यानी मसल्स कहां पर होती हैं? जबड़े में, जांघ में, गर्दन में, हाथों में। जल्दी आंसर करें। आंसर, क्विकली आंसर, जल्दी। तो कहां पर होती हैं? हाँ, तो देखो जबड़े में क्या हो जाएगा बेटा? जबड़े में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहां पर होती हैं? जबड़े में होती हैं। बेटा बोल नहीं रहा हूं तो वॉइस प्रॉब्लम रहेगी ना? अब नहीं रहेगी। हाँ, एक चीज ये बताओ। हाँ, जया आ गई है। जया, कहां भाग जाती हो तुम बीच बीच? बहुत मार खाओगी लड़की। हाँ, चलो आगे आ जाओ। हाँ चलो अगला, मानव कंकाल तंत्र कुल कितने अस्थियों से मिलकर बना है? अभी अभी तो पढ़े हो ना भाई। हाँ, अभी अभी मानव कंकाल तंत्र कुल कितनी हड्डियों से? तो 206 हड्डियों से मिलकर बना है। जया, सभी लोग, खुशबू, श्रेया, जितने लोग हो भैया सभी लोग रफ पेन ले लेना, अपने क्वेश्चन वाइज लिखते जाना, कितना आपने सही किया कितना गलत किया है। आपकी जो ईमानदारी है आपके हाथ है। आप ईमानदारी से बताओगे कितने क्वेश्चन सही हैं। आज मान लो आपके 50 क्वेश्चन सही होते हैं, कल आपको और ज्यादा करना है, ऐसे, ठीक है। हाँ, मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां? ये 200। कुल कितनी? मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? अभी अभी पढ़े हो, बताओ जल्दी से, कितनी होती हैं? तो कितनी होती हैं? 206 होती हैं भैया। ये तो एक वयस्क शरीर में फिर से वही क्वेश्चन आ गया क्या? चलो नेक्स्ट में आओ। हाँ, अब देखो आगे अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि, हाँ, लॉन्गेस्ट बोन बताओ भैया। ह्यूमरस है, अस्थिमज्जा है, फीमर है, या कमर की हड्डी है? जल्दी बोलो। लॉन्गेस्ट पूछा है बेटा, जल्दी बोलो। तो आपको पता है ना, फीमर जांघ की हड्डी सबसे बड़ी होती है ना, तो क्या हो जाएगी? फीमर हो जाएगी, जांघ की हड्डी। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि क्या है? जल्दी, फीमर। हाँ, एक बार आंसर भैया दिया करो, हम सबका आंसर क्लिक करेंगे, इतने बार लिखने की आवश्यकता नहीं है ना। मानव कंकाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? जल्दी बोलो। मानव कंकाल परीक्षण, जो मानव कंकाल का टेस्ट किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? आंसर करें भाई। मानव कंकाल का परीक्षण किसके लिए किया जाता है? आंसर जल्दी बोले भाई। मस्तिष्क की क्षमता के लिए, आंतरिक आयु के लिए, आंतरिक ऊंचाई, या डिस्टेंसिस के लिए? जल्दी बोले भाई, किसके लिए? तो देखो, मानव कंकाल का जो परीक्षण किया जाता है तो कंकाल तंत्र से हम जानते हैं किसी के आयु, है ना,
एज का निर्धारण, तो आंतरिक आयु के निर्धारण के लिए मानव कंकाल का परीक्षण किया जाता है भैया, ठीक है। तो मानव कंकाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? आंतरिक आयु के लिए। अगला है मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? एक बार बेटा क्लास को फिर से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, सभी लोगों से मैं बोल रहा हूं बार बार भैया। हाँ अच्छा, हिंदी वाले नाम समझ नहीं आ रहे हैं, ओके, कल से मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लाऊंगा। आज किसी तरह से कर लो, मैनेज करो, कल से हिंदी और इंग्लिश दोनों क्वेश्चन रहेंगे, फिर देखते हैं मजा आएगा। आज तो कवर करो ना, थोड़ा बहुत मैं बताने का प्रयास करूंगा। मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? सबको पता है कितना होता है मानव मस्तिष्क का भार? कितना होता है? ये होता है क्या? हाँ भैया 1.36 बी किलोग्राम होता है। मानव मस्तिष्क का भार लगभग 1.5 किलो होता है, लगभग 1.5 किलो पर 1.36, ये एग्जैक्ट आपको लिखना है 1.36 किलोग्राम। देखो जितने क्वेश्चन होंगे ये छोटे छोटे, सभी क्वेश्चन मैं आपको क्या करूंगा? रिवाइज करा दूंगा, सभी रिवाइज होंगे, सारे क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे। मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? 1.36 किलोग्राम होता है बेटा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। निम्नलिखित में से अत्यधिक पसलियां यानी रिब्स क्या होती हैं बेटा? रिब्स। सबसे ज्यादा रिब्स पाई जाती हैं कहां पर? अधिकतम अत्यधिक रिब्स कहां पर पाई जाती हैं? मगरमच्छ में, सांप में, मछली में या उड़नशील स्तनपायी में? जल्दी बोलें, अत्यधिक रिब्स कहां पाई जाती हैं? जल्दी। सबसे ज्यादा हड्डियां कहां पाई जा, वो पसलियां, सॉरी, सबसे ज्यादा पसलियां कहां पर पाई जाती? किस में? जानवर में। मगरमच्छ तो नहीं लग रहा, हाँ सी नंबर किसी का। सांप में बेटा लिख लो, बी नंबर लिख लो। देखो ये भी एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अत्यधिक पसलियां किसमें पाई जाती हैं? तो सबसे ज्यादा पसलियां किसमें पाई जाती हैं बेटा? सांप में पाई जाती हैं, रिब्स में पाई जाती हैं, ठीक है ना। हाँ, ऑस्टियोसाइट कहां उपस्थित होता है? चलो ये इंग्लिश में आ गया। ऑस्टियोसाइट क्या है? ऑस्टियोसाइट कहां प्रेजेंस होता है? अस्थि में, ब्लड में, कार्टिलेज में, अस्थि कार्टिलेज यानी उपास्थि में, लसिका में? जल्दी बोले भाई, किसमें होता है? किसमें? तो ध्यान दो भैया, ऑस्टियोसाइट आपका कहां पर होता है? आंसर आयुषी का आंसर, श्रेया का आंसर ए। बहुत अच्छे, जिसने ए किया है आंसर उसका राइट है बेटा। तो क्या होगा? अस्थि में होता है, ए ऑप्शन राइट है। गुड, बहुत अच्छे। जया सी नहीं है बेटा, अस्थि है ए। ऑस्टियोसाइट की क्वेश्चन पूछा है, कहां उपस्थित होता है? तो ऑस्टियोसाइट बेटा अस्थि में, हड्डी में, बोन में होता है। कहां पर? बोन में होता है। हाँ अगला ऑसिपिटल, देखो इन नामों को लिख लिया करो। ऑस्टियोसाइट जिस प्रकार पूछा था ना, वैसे ही ऑसिपिटल कहां उपस्थित होता है? जल्दी बोले, ऑसिपिटल कह रहा है। ऑसिपिटल कहां उपस्थित होता है? देखो ये इंग्लिश है, कहां पर प्रेजेंस होता है? हाँ बिल्कुल, जल्दी बोलें, जल्दी। तो देखो कान में, फेफड़ा में, मैक्यूल में नहीं, कपाल में। किसमें? कपाल में भैया, खोपड़ी में, ठीक है ना, कपाल, खोपड़ी। तो ऑस्टियोसाइट बोन में और ऑसिपिटल आपका कपाल में होता है। ऑसिपिटल बेटा कहां होता है? कपाल में होता है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सभी लोग, जया गुड, बहुत अच्छे, नेहा चौरसिया गुड, अंजलि बहुत अच्छा बेटा, विवेक, सभी के आंसर राइट हैं। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे। सभी लोग ध्यान देना, मैं लास्ट में सबसे पूछूंगा कि किसने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं बेटा, सभी को। और एक चीज, लास्ट में, क्लास के लास्ट में, अंतिम में, जब क्लास समाप्त हो जाए तो बाद में आपको इसमें एक चीज बताना है कि क्लास आपको कैसी लगी और क्या हमें क्लास पे इंप्रूवमेंट और क्या करना चाहिए, उस ढंग से हम क्लास लाने का प्रयास करेंगे। जिस दिए हो
हाँ चलो भैया, हाँ गुड, आ जाओ। मानव शरीर में उपास्थि यानी कार्टिलेज कहां पाया जाता है? कार्टिलेज कहां पाया जाता है? जल्दी बोलो भाई। हाँ गुड, हाँ फीडबैक देना है बिल्कुल। मानव शरीर में कार्टिलेज कहां पाया जाता है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बेटा। फिर यहां पर कार्टिलेज कहां पाया जाता है? जीभ में, नाक में, गाल में, नाखून में। अस्थि और उपास्थि दोनों चीजें, कार्टिलेज कहां पाया जाता है? जल्दी बोलो बेटा। देखो मैं पीछे कार्टिलेज पढ़ाया हूं, कार्टिलेज का आप पीडीएफ जाके देख लेना। मैं इसीलिए पीडीएफ लेके आया था, वो दिख नहीं रहा था इसलिए मैंने आगे कर दिया। हाँ गुड, किसी ने लिखा है नोज में, बहुत अच्छे। हाँ नोज, नोज नाक। कहां पर कार्टिलेज कहां पाया जाता है बेटा? नाक में पाया जाता है। तो कार्टिलेज आपका कहां पर पाया जाता है? तो कार्टिलेज बेटा आपका नाक में पाया जाता है। हाँ नाक कान, नाक कान और सभी, नाक कान और सभी बड़ी हड्डियों में, सभी बड़ी हड्डियों में, सभी बड़ी हड्डियों में कार्टिलेज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्टिलेज बेटा पाया जाता है, याद रखें। एक बार बेटा क्लास को शेयर करो, सभी लोग शेयर करो बेटा। हाँ चलो आगे। मानव शरीर में कुल कितने कशेरुकी खंड होते हैं? बताओ, मानव शरीर में कुल कितने कशेरुक खंड होते हैं? हाँ मानव शरीर में कुल कितने कशेरुकी खंड होते हैं? जल्दी बोलो। कशेरुक खंड पूछ रहा है बेटा, जल्दी से सभी लोग कमेंट करो बेटा, सभी लोग करो भाई। जल्दी बोलो। तो देखो मानव शरीर में कुल कितने कशेरुकी खंड होते हैं? तो 33 होते हैं बेटा, कर लो। डी ऑप्शन राइट होगा, 33 बेटा। हाँ 33 नहीं बेटा, 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33 होते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट होगा। कितने कशे मानव शरीर में कुल कितने कशेरुकी खंड होते हैं? तो डी ऑप्शन राइट होगा भैया, 33। सभी लोग कर लो। हाँ अगला, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि तो कौन सी है? पृष्ठरज्जु जांघ, जांघ में पाई जाती है ना, कौन सी? फीमर। हाँ फीमर। ये बेटा आज तो इंग्लिश में नहीं है, पर कल से इंग्लिश में आपको मिलेगा, परेशान ना हो, आज का मैनेज करो आप लोग। चलो जांघ में अगला क्वेश्चन आओ, अगले उस पर आओ। हाँ हिंज जोड़, देखो हिंज ज्वाइंट कह रहा है। क्या कह रहा है? हिंज ज्वाइंट। बताओ बेटा हिंज ज्वाइंट कहां होता है? हिंज ज्वाइंट कहां होता है? कूल्हे में, कोहनी में, कंधे में या कलाई में? जल्दी बोले। हिंज ज्वाइंट पूछ रहा है बेटा, जल्दी करो। जल्दी तो ध्यान दो बेटा, कहां पर हिंज ज्वाइंट? ये कोहनी में पाया जाता है। कहां पर? कोहनी पे बेटा पाया जाता है। कोहनी, कोहनी पे पाया जाता है ये, है ना। हिंज जोड़ कहां होता है? कोहनी में होता है, कलाई में नहीं, ध्यान देना। मानव शरीर में सर्वाधिक कठोर पदार्थ दंतवल्क, ये बता चुका हूं, इनेमल है। क्या है? इनेमल है बेटा। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कर्ण अस्थियां, कर्ण यानी कान की हड्डियां की कुल कितनी संख्या है? कान में कितनी हड्डियां होती हैं? हाँ एक में कितनी होती है? 3। एक में कितनी होती है? एक कान में कितनी होती है? 3। तो पेयर में दोनों में कितनी मिला के हो जाएगी? टोटल 6 हो जाएंगी बेटा। एक कान में 3, तो दोनों में मिला के टोटल कितनी हो गई? 6 होती हैं। सी ऑप्शन राइट होगा बेटा, ये 6 होती है ना। गुड, बहुत अच्छे। हाँ 39 क्वेश्चन हो गया। चलो अगले में आ जाओ बेटा, अगले में आओ जल्दी से। बताओ संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू कह रहा है। क्या कह रहा है बेटा? कनेक्टिव टिश्यू।
जो अस्थि तथा पेशी को जोड़ता है। देखो इधर अस्थि, बोन प्लस मसल्स, बोन प्लस मसल क्या बनाते हैं? हाँ, बोन प्लस मसल, जल्दी बोलो भैया। तो टेंडन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टेंडन बनाते हैं, यही बनाते हैं ना। हाँ, लिगामेंट कौन कौन बनाता है? बोन प्लस बोन, बोन प्लस बोन बेटा लिगामेंट बनाता है। और बोन और मसल क्या बनाते हैं? टेंडन। क्या बनाते हैं? टेंडन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सी ऑप्शन राइट होगा। संयोजी ऊतक में अस्थि तथा पेशी को कौन जोड़ता है? यानी बोन और मसल को कौन जोड़ता है भैया? ये टेंडन जोड़ता है। हड्डी बनने का परीक्षण, बहुत अच्छा। हड्डी बनने का परीक्षण बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट, बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट, बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट, बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट। ये बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट मानवों में क्यों किया जाता है? यानी हड्डी जो बनती है हमारी, उसका परीक्षण क्यों किया जाता है बेटा? बोलो। हाँ, तो हड्डी बनने का परीक्षण यानी बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट, बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट मनुष्य में क्यों किया जाता है? उम्र की जांच हेतु, मस्तिष्क दक्षता हेतु। तो आपको अभी पीछे बता दिया हूं। कंकाल तंत्र का परीक्षण क्यों किया जाता है? आयु के परीक्षण के लिए। तो कंकाल में कौन होता है? हड्डी। तो हड्डियों का परीक्षण क्यों किया जाता है? उम्र की जांच हेतु। किसके लिए? उम्र की जांच हेतु। कर लोगे क्या बेटा? हाँ, चलो कल से हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन मिलेंगे बेटा, आप लोगों को परेशान ना हो। निम्नलिखित में से मानव शरीर में उपस्थित कंदुक उलूखल संधि का उदाहरण है? हाँ हाँ, कंदुक मीन्स बॉल, बॉल एंड सॉकेट, सॉकेट ज्वाइंट। ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। तो ये कलाई में, अंगुली में, नितंब में, गला में। हाँ, जल्दी करें। हाँ जल्दी। नितंब, बटक्स, जिनको भैया चूतड़ बोलते हैं, ये नितंब। हाँ, हाँ कर लो बेटा जल्दी से। तो देखो कलाई में, अंगुली में, नितंब में या गला में। तो नितंब क्या होता है? इंग्लिश में बटक्स बोलते हैं या चूतड़ इसी को बोलते हैं। ठीक है ना। तो मानव शरीर में ऊपर एक कंदुक उलूखन, कंदुक उलूखन बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट की बात कर रहा है। और बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहां पर होता है? किसम में? नितंब में, चूतड़ में। ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट आ जाओ। स्टेप्स, स्टेप्स अस्थि मानव शरीर में कहां पाई जाती है? स्टेप्स सबसे छोटी हड्डी होती है क्या? हाँ, यही है क्या? स्टेपीज यही है। अच्छा, मुझे नहीं मालूम था ना। हाँ, तो कहां पर होती है ये? कान में होती है क्या? अर्थात मनुष्य के कान में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है क्या? तो जांघ में सबसे बड़ी पाई जाती होगी। गुड, बहुत अच्छे। फीमर है ना। तो कान में। स्टेप्स अस्थि मानव शरीर में कहां पाई जाती है बेटा? तो हाँ, कान में। गुड। आप लोगों को अपने रफ पेन कागज में, रफ में जरूर लिखना है कितने आंसर आपने सही किए। ईमानदारी आपके हाथ है, ईमानदारी आपके हाथ है। चलो अगला, छाती के आसपास, छाती इंग्लिश में चेस्ट बोलते हैं। और आप सभी को पता है मोदी जी का 56 इंच का सीना है ना। छाती के आसपास के हड्डियों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो छाती में पसलियां होती हैं। क्या होती हैं? ये पसलियां होती हैं ना।
हाँ, तो इनको क्या कहेंगे? रिप्स कहेंगे। रिप्स पसलियां भैया कह दो। देखो सी ऑप्शन, छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है बेटा? रिप्स पसलियां कहा जाता है ना। और पसलियों के बारे में 56 इंच वाले अच्छे से बता सकते हैं, क्यों? मन की बात। हाँ, आ जाओ आगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी नहीं है? अक्षीय, एक्सियल, एक्सियल बोन नहीं है। कौन सी एक इनमें से कौन सी है जो एक्सियल बोन नहीं है? सर पेन नहीं है। अच्छा ठीक है ना, पेन नहीं है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना। पेंसिल ले लेते भैया, पेन नहीं है ना। निम्नलिखित में से कौन सी एक एक्सियल बोन नहीं है? बताओ। कपाल, कंधा, मेरुदंड, सिर, बताओ। हाँ जल्दी बोलें। मेरुदंड एक्सियल नहीं है कह रहा है, आंसर करो। कौन सा? 45 का सी नंबर, कंधा। एक्सियल बोन नहीं है। कंधा में क्या है? कौन सी एक एक्सियल बोन नहीं है? कंधा। तो राइट आंसर क्या होगा? कंधा हो जाएगा। क्या है, आप लोग कुछ कम अंदर तक नहीं पढ़े हो ना अच्छे से? क्या होता है जो आप लोग, हाँ भैया मोदी जी को कुछ नहीं बोलेंगे, बिल्कुल। हमने मोदी जी को कहाँ बोला कुछ? मोदी जी को तो 56 इंच का सीना है, हमारे मोदी जी हैं भैया, हमारे प्रधानमंत्री। हम काहे को कुछ बोलेंगे बताओ? और कल अभी वोटिंग करके मैं भी आया हूं, है ना। मोदी जी को जिताना है इस बार, अब की बार नहीं 800 पार, 400 नहीं। हाँ चलो आगे। हाँ, ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को, हाँ बस पढ़ाई में आप लोग फोकस कर लो। 400 पार तो होगा जब होना होगा, है ना। ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को कौन मुलायम करती है? ज्वाइंट पर हड्डी के सरफेस को, हाँ, कौन मुलायम करती है? जल्दी विवेक बेटा, टाइम पास ना करो, है ना। ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को कौन मुलायम करती है? जल्दी बोलें। कार्टिलेज, एरोओलर, टेंडन, बंधन। ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को कौन? तो कार्टिलेज मुलायम करता है। उपास्थि, क्या बोलेंगे? उपास्थि। कार्टिलेज यानी उपास्थि। ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को कौन मुलायम करती है? तो कार्टिलेज मुलायम करती है। कौन? कार्टिलेज। दो अस्थि एक दूसरे से किसी अन्य कनेक्टिव टिश्यू द्वारा, किसके द्वारा? कनेक्टिव टिश्यू द्वारा जुड़ी हो सकती है, उसे क्या कहा जाता है? दो अस्थियां, देखो इधर, दो अस्थियां, दो बोन, टू बोन, है ना। दो अस्थियां कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा, किसके द्वारा? कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं, तो क्या कहेंगे? लिगामेंट। लिगामेंट या स्नायु, यही बोलेंगे ना। लिगामेंट या स्नायु बोलेंगे, है ना। ए ऑप्शन राइट होगा। तो लिगामेंट, बोन और बोन को जोड़ने में क्या बनता है? लिगामेंट। हिंदी में स्नायु लिखा रहेगा, तो ध्यान देना। देखो हिंदी मीडियम वाले एक चीज विशेष ध्यान दें, पेपर में शब्दों का हेरफेर बहुत होता है हिंदी में। हिंदी मीडियम के पेपर में शब्दों का हेरफेर ध्यान देना। हाँ इंग्लिश में, इंग्लिश हिंदी दोनों में पेपर आता है, बट क्या होता है, टाइमिंग की बहुत समस्या होती है, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री भी साथ में रहता है, टाइमिंग बहुत कम होता है। मनुष्य के शरीर में वर्टिब्रेट निम्न में से किसका भाग है? मैं बहुत सुना करता हूं, आप लोग वर्टिब्रेट पढ़ा करते हैं, है ना। हाँ, मनुष्य के शरीर में वर्टिब्रेट निम्न में से किसका भाग है? आंत का, रीढ़ की हड्डी का, यकृत का, मस्तिष्क का, बताओ भाई। हाँ, तो आपका क्या हो जाएगा? रीढ़ की हड्डी में हो जाएगा बेटा। रिप्स क्या होगा? वो सॉरी, मनुष्य के वर्टिब्रेट कहां पर? रीढ़ की हड्डी। किसका भाग होती है? वर्टिब्रेट रीढ़ की हड्डी का भाग है। किसका भाग है बेटा? रीढ़ की हड्डी का भाग है वर्टिब्रेट, ठीक है। अगले में आ जाओ, नेक्स्ट। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी संधि कौन सी है?
जल्दी बोले। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी संधि स्कंद संधि, जांग संधि, ग्रीवा संधि या श्रोणी संधि? जल्दी बोले। हाँ जल्दी करें भाई, जल्दी आंसर। तो क्या हो जाएगा? मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ज्वाइंट की बात कर रहा है, ठीक है ना? सबसे बड़े ज्वाइंट, संधि, संधि का मतलब क्या होता है? ज्वाइंट। तो सबसे बड़ा ज्वाइंट कहां पर होता है? जांघ में होता है। तो जांघ का ज्वाइंट जो होगा, हाँ ये आपका सबसे बड़ी संधि। अगले में आ जाओ भैया। एक बार क्लास को भैया शेयर कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बेटा सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? और डेली मॉर्निंग की क्लास में आया करो सभी लोग, मॉर्निंग में क्लास रहती है। किसी जंगम जोड़, जिसको मूवेबल ज्वाइंट कहते हैं, मूवेबल ज्वाइंट, क्या बोलते हैं? मूवेबल, जो मूव होता है ज्वाइंट, ठीक है ना? मूवेबल ज्वाइंट। किसी जंगम जोड़ की दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहक, स्नेहक क्या होता है? चिकना पदार्थ। चिकना पदार्थ क्या बोलेंगे इसे? चिकना पदार्थ, हाँ फ्लूइड। तो स्नेहक पदार्थ, फ्लूइड जो होता है उसे क्या कहा जाता है? मूवेबल ज्वाइंट। जिसके कारण देखो एक चीज, वो मूवेबल ज्वाइंट में यदि स्नेहक नहीं होगा तो क्या हो जाएंगी? मूविंग नहीं होगी। और क्या होगा? हड्डियां घिसेंगी। हड्डियां क्या होंगी? घिसेंगी। फ्रिक्शन लागू होगा वहां पर, घर्षण होगा। और घर्षण के कारण क्या होगा? हड्डियां घिसेंगी। हड्डियां घिसेंगी, दर्द होगा। समझ रहे हो? हाँ। तो अब जब ध्यान देना, जब बुढ़ा शरीर जो होता है तो उनके जोड़ों पर दर्द इसी कारण से होता है, क्योंकि ये फ्लूइड जो होता है ये कमी हो जाती है इसकी। क्लियर है? तो मूवेबल ज्वाइंट की दो हड्डियों को पाए जाने स्नेहक पदार्थ क्या कहा जाता है? साइनोवियल फ्लूइड कहा जाता है। लिक्विड यानी साइनोवियल फ्लूइड। भैया कर लो, कर लो बेटा। ए ऑप्शन राइट है बेटा, ए ऑप्शन राइट है। 50 का ए। बहुत अच्छा जया, बहुत देर में निकल के आती हो तुम। हाँ एक दो क्वेश्चन तो बता ही देती हो है। हाँ चलो, खुशबू का भी आंसर सही है, गुड। चलो, कौन सा खनिज, खनिज यानी मिनरल, खनिज यानी मिनरल्स हड्डियों के लिए आवश्यक है? तो कौन सा मिनरल हड्डियों के लिए आवश्यक है भैया? जल्दी बोलें, कौन सा है? तो हड्डियों में क्या? कैल्शियम की आवश्यकता होती है। कैल्शियम की कमी के कारण भी दर्द होता है। क्या होता है? फूल जाता है वहां पर, ठीक है, सूजन आती है। तो क्या होता है? कौन सा मिनरल हड्डियों के लिए आवश्यक है? डी, कैल्शियम हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पे आओ भाई। हाँ आ जाओ। अब यहां से क्वेश्चन चालू होता है टिश्यू वाले। ये आपके हो गए टिश्यू वाले क्वेश्चन चालू हो जाते हैं, है ना? सभी लोग टिश्यू के क्वेश्चन अब करना है। मैं देख रहा हूं जया। अच्छा सभी दे रहे हो, गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यदि सभी दे रहे हो तो बहुत अच्छा, पर अपने रफ में भी लिखते जाना। हाँ, सभी सजीव बने होते हैं कोशिकाओं के, कल बताया था, सेल्स के, है ना? कौन एक कोशिकीय जीव है? एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय को इंग्लिश में क्या कहेंगे? यूनिसेलुलर, है ना? यूनिसेलुलर कहेंगे। एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय, यूनिसेलुलर। और बहुकोशिकीय मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर हो जाएगा बेटा, बहुकोशिकीय। क्लियर है? कौन सा एक कोशिकीय जीव है? प्लेनेरिया, अमीबा, हाइड्रा, स्पंज, बताओ इनमें से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? कमेंट करें भाई सभी लोग। हाँ कौन सा है? तो राइट आंसर अमीबा हो जाएगा बेटा, अमीबा होगा इसका। हाँ गुड। हाइड्रा नहीं है भाई, खुशबू पाठक, हाइड्रा नहीं, अमीबा है। एक कोशिकीय जीव की बात कहा है, एक कोश की यूनिसेलुलर। देखो अब इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के डाउट रहते हैं ना, इन्हीं सब चीजों को क्लियर करने के लिए, रटाने के लिए मैं आ रहा हूं यहां पर। ठीक है कि आप लोग क्वेश्चन रट लो, बस क्वेश्चन रटो, बार बार प्रैक्टिस करो। एक कोशिकीय जीव क्या है? अमीबा। अगला है कोशिकाओं का वह समूह जो समान उत्पत्ति
समान संरचना और समान कार्य को संपादित करते हैं क्या कहलाते हैं? समान उत्पत्ति भी समान होगी, संरचना भी समान होगी और उनका फंक्शन भी समान होगा तो क्या कहलाएगा? उसी को तो हम टिश्यू कहते हैं भैया, टिश्यू ऊतक कहते हैं। तो क्या ऊतक की डिफिनीशन मिल गई? समान उत्पत्ति, समान संरचना और समान कार्य के लिए को संपादित करने वाले पार्ट को हम ऊतक कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। हाँ, ऊतक शब्द किसने दिया? टिश्यू शब्द किसने दिया था? जल्दी बोलो। ऊतक शब्द किसने दिया? बताओ जल्दी। रॉबर्ट हुक ने ऊतक नहीं दिया भाई, का है रॉबर्ट हुक ने डेड सेल, देखो इधर, डेड सेल की खोज। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज, सही है? हाँ, रॉबर्ट कोच ने किसकी? सेल वॉल की। इसको बता दो भाई सभी लोग, रॉबर्ट कोच ने। और बिचट ने किसकी खोज की है? जल्दी बोलें। तो ऊतक की खोज किया है बिचट ने, ठीक है ना? कर लो सभी लोग, कर लो बेटा जल्दी से। बिचट ने किया है ऊतक शब्द की खोज। हाँ, डी ऑप्शन बेटा, 4 का डी होगा। जया 4 नंबर का डी होगा। चलो, ऊतकों के अध्ययन को, ऊतकों के अध्ययन को कल बताया था मैं। कहते हैं, क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी बेटा, कर लो हिस्टोलॉजी। ऊतकों का अध्ययन नहीं पढ़े थे? पढ़े हो? कब? कल, इसके पहले नहीं पढ़े थे? कल पूछ रहा था ना मैं, नहीं बताए थे, है ना? हाँ, हिस्टोलॉजी क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा इस प्रकार से। देखो क्वेश्चन बना है, क्वेश्चन बना है तो पूछने के लिए बना है, ठीक है? अब ध्यान देना एक चीज, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं ना, ये किस एग्जाम के लिए है? एग्जाम का कोई ऐसा नहीं होता कि ये बायोलॉजी किसी एग्जाम, जैसे मान लो नीट में है, थोड़ा स्टैंडर्ड चेंज हो जाता है थोड़ा सा, बट 40% क्वेश्चन लेवल के रहते हैं, इजी रहते हैं। जैसे इसमें है, ज्यादातर इजी क्वेश्चन आते हैं आपके नर्सिंग एग्जाम में, पर इजी क्वेश्चन ही ज्यादातर गलत होते हैं। क्यों इजी क्वेश्चन क्यों गलत होते हैं? क्योंकि हमें पता है ना, हमें पता है ना कि हम क्या करते हैं, बहुत सरल चीज को हम नेग्लेक्ट करते हैं, सिंपल चीज को नेग्लेक्ट करते हैं, वो पेपर में डिस्टर्ब करती है। हाँ, हिस्टोलॉजी के जनक कौन है? तो हिस्टोलॉजी के जनक कौन होंगे? जिसने इसको खोज की होगी टिश्यू की, तो बीचट है। कौन है? हिस्टोलॉजी के जनक कौन है? बीचट हैं। कर लो भाई। हाँ, अगला करो, अगले में आओ, अगले क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन हैं। निम्न में से कौन सा एक जंतु ऊतक का प्रकार नहीं है? जंतु, एनिमल टिश्यू का प्रकार नहीं है। तो देखो, एपिथेलियल टिश्यू जंतु ऊतक का है, मसल टिश्यू ये भी है, और कनेक्टिव टिश्यू। वैसे कितने प्रकार के एनिमल टिश्यू होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं एनिमल टिश्यू? कमेंट करके बताओ, एनिमल टिश्यू कितने होते हैं, कितने प्रकार के? कमेंट करो भाई सभी लोग। एनिमल टिश्यू आपने बताया तो ये, पर कितने होते हैं? जल्दी बोलें। हाँ, तो ये मेन आपके कितने होते हैं? कौन बताया? कोई बताया? 4। गुड, प्रमिला का आंसर सही आया है। नर्वस टिश्यू, होता है क्या? 3 तो इसी में दिए हैं, एपिथेलियल टिश्यू, पेशीय ऊतक, मसल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, और ये क्या है? नर्वस टिश्यू। फ्लोएम ऊतक किसका है? प्लांट टिश्यू, ठीक है ना? तो फ्लोएम टिश्यू किसका हो जाएगा? प्लांट का। जाइलम फ्लोएम से भी याद रख सकते हो इसको, ठीक है? कर लो। हाँ, गुड, बहुत अच्छे, हो जाएगा फ्लोएम टिश्यू। अगला आ जाओ। जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक हैं?
कौन हो जाएगा? जंतु के शरीर को बॉडी को ढकने वाला टिश्यू। तो बॉडी को कौन सा ढके हुए है? एपिथेलियल, कनेक्टिव तंत्रिका, पेशियो। बताओ तो कौन सा हो जाएगा? मसल टिश्यू होगा क्या? हाँ, तो क्या हो जाएगा यहां पर? जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने के लिए कह रहा है ना। कौन सा होगा? कमेंट करो भाई। हाँ, कौन सा? मसल टिश्यू होगा? मसल टिश्यू बेटा नहीं होगा, एपिथेलियल टिश्यू होगा। एपिथेलियल टिश्यू ये त्वचा में होता है और शरीर के आंतरिक अंगों को रक्षा प्रदान करने के लिए इसको ऊपरी लेयर के रूप में लगाया जाता है। तो कौन सा टिश्यू? एपिथेलियल टिश्यू। मतलब टिश्यू आप लोगों को नहीं आ रहे, ठीक है। उपकला टिश्यू इसको बोलते हैं। त्वचा किसकी बनी होती है? यदि त्वचा पूछे तो किसकी बनी होती है? एपिथेलियम टिश्यू यानी उपकला ऊतक की बनी होती है। गुड बेटा, तो ये हो जाएगा। एपिथेलियस टिश्यू का मुख्य कार्य क्या है? रक्षा करना। श्रवण का मतलब जानते हो क्या होता है? सिक्रीशन करना, किसी चीज का सिक्रीशन करना, है ना। श्रवण वाला, है ना। अवशोषण, एब्सॉर्प्शन, ठीक है। तो बताओ ये दोनों काम नहीं है, ए ऑप्शन राइट होगा। रक्षा करता है ना बॉडी की, ठीक है। अगला 9 का ए नंबर जया का आंसर आया है। गुड, आ जाओ अगले में। एपिथेलियल टिश्यू का उद्गम कहां से हुआ? उद्गम, उत्पत्ति बाह्य जनन स्तर से, मध्य जनन स्तर से, अंतः जनन स्तर से, या इनमें से सभी से? बताओ तो क्या होगा? देखो एपिथेलियल टिश्यू का उद्गम बताओ जल्दी से, कौन बताएगा आंसर? 10वें का बेटा। अब कब तक चलेगा ये हमें भी नहीं पता। लगभग अभी 100 क्वेश्चन हैं, मतलब 10 क्वेश्चन हो गए, 90 क्वेश्चन बेटा अभी बचे हैं। यदि आप लोग थक गए हो तो आप लोग अपना आराम कर सकते हो, लेटे लेटे भी पढ़ सकते हो, है ना। रजाई के अंदर भी रह के पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ठंडी भी लगने लगती है पढ़ते समय, रोमे खड़े हो जाते हैं। हाँ बेटा करो, बताओ। एपिथेलियल टिश्यू का उद्गम बाह्य, मध्य और अंत तीनों से, इनमें से सभी से हुआ है। किससे? डी ऑप्शन राइट होगा। कर लो बेटा, हाँ कर लो, सभी लोग कर लो बेटा, सभी लोग कर लो। हाँ देखो मैं तो खड़े खड़े पढ़ा रहा हूं ना, मैं खड़े खड़े पढ़ा रहा हूं, चिल्ला भी रहा हूं आप लोगों के लिए। मैं चाहता हूं कि जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर, देखो वैसे हम लोग क्या करते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, आलस हो जाता है कि पढ़ लेंगे बाद में, बट मैं आप लोगों को सुना रहा हूं तो देखो एक बार कान में घुस रहा है, माइंड में जा रहा है, कान से माइंड में जा रहा है, और आपकी आंखों से भी जा रहा है। आप लोग देख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, क्वेश्चन का सवाल भी दे रहे हैं। तो जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं ना, वो ज्यादा याद रहते हैं, ठीक है। डाट की कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय प्रसार नगण्य होता है। नगण्य यानी ना के बराबर, नगण्य यानी ना के बराबर या नहीं होता है। बताओ कौन सी कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय प्रसार? इनर सेलुलर स्पेस, एक्सपेंशन कह दो या स्पेस, बताओ क्या होगा? कौन सी कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय प्रसार नगण्य होता है, मतलब नहीं होता है। ये पूछ रहा है, ध्यान देना, ये नहीं होता है। बताओ जल्दी से।
कौन सी? तो ध्यान, एक चीज ये बताओ, त्वचा, त्वचा ऊपरी लेयर, और इनमें कोई प्रसार है क्या, जगह है क्या? नहीं है ना। तो एपिथेलियल टिश्यू में कोई जगह है नहीं होती है, ठीक है। मसल्स में जगह हो जाती है, कनेक्टिव में भी जगह रहती है, और तंत्रिका में भी जगह, बट इसमें नहीं रहती है एपिथेलियल टिश्यू। त्वचा इसी के बने होते हैं ना। हाँ अगला, अब बताओ बेटा, अब बताओ भैया जल्दी से। एपिथेलियल टिश्यू के संदर्भ में असत्य कथन, देखो बेटा ज्यादा से ज्यादा बेटा क्वेश्चन सॉल्व करो, पेपर का नजदीक है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड पता चलेगा। असत्य और सत्य में बहुत गलतियां होती हैं, इसको पकड़ो। क्या पूछ रहा है? असत्य पूछ रहा है बेटा। जब आता हुआ होता है तो आता हुआ क्वेश्चन गलत होता है। असत्य, तो देखो एपिथेलियल में त्वचा का निर्माण होता है, सत्य है। इसकी कोशिका सटी हुई होती है, सत्य है। और इसके पास आधार झिल्ली होती है क्या? और रक्त इसका एक उदाहरण है, जल्दी बोलो। इन दोनों में रक्त इसका, ब्लड एपिथेलियल टिश्यू का एग्जाम्पल है क्या, ब्लड? तो इसके पास आधार झिल्ली, बेस मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? बेस मेम्ब्रेन होती है बेटा, ध्यान देना। बट रक्त इसका, ब्लड इसका एग्जाम्पल नहीं है। तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन फाल्सो हो जाएगा। क्या होगा? फाल्स होगा। किसके लिए? एपिथेलियल टिश्यू के लिए, एपिथेलियम टिश्यू के लिए बेटा, कर लो। हाँ विसरण के लिए अधिक उत्तरदायी है, बताएं। विसरण के लिए अधिक उत्तरदायी है। विसरण के लिए अधिक उत्तरदायी है, जल्दी बोलें। इंग्लिश, कल से आपके क्वेश्चन इंग्लिश में भी रहेंगे भैया, सभी लोग बताओ जल्दी से। जल्दी बोलें, विसरण के लिए अधिक उत्तरदायी कौन सा है? तो विसरण के लिए बेटा सल्की एपिथेलियम हो जाएगा। क्या होगा? ये सल्की एपिथेलियम आपका विसरण के लिए उत्तरदायी होगा। अगला, त्वचा है। त्वचा कैसा एपिथेलियम है? जल्दी बोलें। स्तंभाकार, घनाकार, या स्तर के रूप में, लेयर के रूप में, स्तरित सल्की या सामान्य सल्की? बताओ बताओ जल्दी से। तो किसके रूप में? लेयर के रूप में है ना, लेयर है। स्तर के रूप में स्तरित सल्की एपिथेलियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्तरित, स्तर के रूप में, लेयर के रूप में है, तो लेयर सल्की एपिथेलियम हो जाएगा। ठीक है, तो त्वचा किसका? स्तरित सल्की एपिथेलियम। ठीक है, सल्की एपिथेलियम ऊतक पाया जाता है। सल्की एपिथेलियम ऊतक पाया जाता है, बताओ। सल्की पूछ रहा है, देखो यहां पर ध्यान देना, यहां पर अभी सल्की एपिथेलियम विसरण के लिए भी उत्तरदायी होता है। तो ये देखो ऐसे भी कनेक्ट किए जाते हैं क्वेश्चन कि विसरण के लिए क्या उत्तरदायी है। ठीक है, तो विसरण के लिए सल्की है। अब सल्की किसमें पाया जाता है? तो विसरण इनमें किन में होगा, ये भी देख सकते हैं। आहार नली में, केशिकाओं में, कुपिका में, इनमें से सभी। बोलो, ऑल ऑफ दीज। आंसर क्या होगा बेटा? ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। सल्की एपिथेलियम ऊतक कहां पाया जाता है? इनमें से सभी में। क्लियर है? निम्न में से कौन गलत मिलान है? गलत मिलान, क्या गलत निकालना है आपको? सही नहीं ढूंढना, गलत ढूंढना है। अब आंसर आपसे सही नहीं कभी पूछता पेपर में, गलत ज्यादा पूछता है। घनाकार एपिथेलियम, स्तंभाकार,
सल्की एपिथेलियम, स्तरित एपिथेलियम। बताओ, ये सभी नाम हैं। जल्दी बोले बेटा। हाँ 15 का डी। 16 का बताओ जया, 16 का बताओ। पानी दो। 16 नंबर का बताओ, जल्दी बताओ भाई। चलो भैया जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर। 16 नंबर है। 16 का कौन सा? डी नंबर, स्तरित सल्की एपिथेलियम, पचमाभ कोशिका। ये नहीं होता है, ये गलत है। क्या हो जाएगा? ये सभी सही हैं, इनको लिख लेना, नोट कर लेना। ये नोट करने के लिए आपको, हाँ बिना इंग्लिश क्वेश्चन के मजा नहीं आ रहा। ठीक है भैया, कल से मजा आएगा, है ना? कल से मजा आएगा। ओके, वैसे भी मजा तो नहीं आता पर थोड़ा सा कर ले। घनाकार और स्तंभाकार ऊतक मदद करते हैं, किस चीज का मदद करते? घनाकार और स्तंभाकार, एब्सॉर्प्शन का, सिक्रीशन का, या एक्सर्शन का, उत्सर्जन, है ना? इनमें से सभी बताओ, बताओ क्या होगा? एब्सॉर्प्शन, सिक्रीशन, एक्सक्रीशन, इनमें से सभी कौन सा हो जाए? घनाकार और स्तंभाकार ऊतक पूछा है बेटा, जल्दी बोलो। तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बेटा हो जाएगा, डी ऑप्शन। जल्दी नेक्स्ट पे आ जाओ। हाँ, वृक्कीय नली और लार ग्रंथि के अस्तर का निर्माण करता है और उसको यांत्रिक सहारा प्रदान करता है कौन? हाँ जल्दी। वृक्कीय नली और लार ग्रंथि के अस्तर का निर्माण करता है और उसको यांत्रिक सहारा प्रदान करता है कौन? वृक्कीय नली और लार ग्रंथि के अस्तर का निर्माण करता है और उसको यांत्रिक सहारा कौन प्रदान करता है? जल्दी करें, जल्दी करें भाई। घनाकार एपिथेलियम कौन? घनाकार क्यूबिकल एपिथेलियम, ठीक है ना? घनाकार एपिथेलियम हो जाएगा बेटा। हाँ, एक बार बेटा क्लास को शेयर करो, जिसने अभी तक लाइक नहीं, सब्सक्राइब नहीं किया कर दे। हाँ, उस ऊतक का नाम बताइए जो ग्रंथि बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्लैंड, ग्रंथि बनाते हैं। बताओ, उस ऊतक का नाम बताइए जो उस ऊतक का नाम बताइए जो ग्रंथि बनाते हैं। एपिथेलियल, पेशीय, सल्की, घनाकार। बताओ, घनाकार एपिथेलियल कौन सा? ग्रंथि, ग्लैंड बनाने का काम किसका है? घनाकार। बेटा एक ही टॉपिक से 100 क्वेश्चन यदि होंगे तो टॉपिक आपका रट जाएगा कि नहीं? जल्दी बोले, रट जाएगा कि नहीं? एक ही टॉपिक से, बस हिंदी इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम जा रही है तो मैं आज के क्वेश्चन आपके बंद कर रहा हूं। कल मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन बना के लाऊंगा और फिर आगे करेंगे हम। तो आज के क्वेश्चन हम लोग यहीं पर करते हैं, हिंदी इंग्लिश साथ में इनको कवर करेंगे, ठीक है ना? तो एक क्वेश्चन और कर ले। एक कोशिकीय ग्लैंड है, यूनिसेलुलर ग्लैंड, कौन हो जाएगी? अग्नाशय। जल्दी बोलें, अग्नाशय नहीं होगा, गॉबलेट ग्रंथि होगी। क्या होगा? गॉबलेट ग्लैंड, गॉबलेट ग्लैंड ये हो जाएगी, ठीक है ना? एक कोशिकीय ग्रंथि है। अच्छा नहीं बंद करें, चलो ठीक है फिर करते हैं। ओके, नहीं बंद करते हैं, चलो और आगे कर लें। डाट 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 में स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक के पास पचमाभ होते हैं। बताओ, डाट डाट स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक के पास पचमाभ होते हैं। कौन से पचमाभ? कौन से स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक के पास? बताओ जल्दी।
जल्दी आंसर करो। हाँ, ए और बी दोनों होगा क्या? जल्दी करें आंसर। 21 का डी नंबर ए और बी दोनों होगा। ओके चलो, तो इसको और आगे कर लो। श्वास नली में श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित करके साफ करने में सहायता करती है कौन? कौन करती है? श्वास नली में श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित करके साफ करने में सहायता करती है कौन? कौन करती है? जल्दी बोलें। तो आंसर पछमाभ हो जाएगा। क्या होगा बेटा? पछमाभ होगा। कोशिकाएं जो रक्त नलिका को स्तरित करते हैं, लेयर करते हैं, लेयर के रूप में किस ऊतक से संबंधित है? बहुत अच्छा। ऐसी कोशिकाएं ऊपर देखो, आ जाओ। ऐसी कोशिकाएं हाँ, कोशिकाएं जो रक्त नलिका को स्तरित करते हैं, लेयर के रूप में करते हैं, किस ऊतक से संबंधित है? संयोजी ऊतक, चिकनी पेशी ऊतक, या सल्की एपिथेलियम, या स्तंभाकार एपिथेलियम? जल्दी बोलें, जल्दी आंसर करें भाई। 23 का आंसर, 23 का सी नंबर, सल्की एपिथेलियम। क्या होगा? सल्की एपिथेलियम। बेटा कितने टोटल क्वेश्चन हो गए लगभग? पिछले वाले में कितने थे? 50 थे क्या? पिछले वाले में 50 थे क्या? 51। हाँ, लगभग 70 क्वेश्चन हो गए। हाँ ठीक है, 70 हो गए, है ना? हाँ, आगे आ जाओ। एपिथेलियल ऊतक निम्न कार्य करता है। एपिथेलियल ऊतक का काम क्या है? तो आपको पता है क्या क्या करता है ना? वो क्या करता है बताओ इसमें। देखो, रक्षा, श्रवण, श्वसन, श्वसन रेस्पिरेशन, श्रवण सिक्रीशन, है ना, अवशोषण, यहां पर पाचन डाइजेशन। बताओ कौन सा होगा? ये रक्षा, सिक्रीशन और अवशोषण, यानी प्रिवेंशन, सिक्रीशन और एब्सॉर्प्शन, तीनों पॉइंट कर सकते हो। यानी प्रिवेंट करता है, सुरक्षा करता है, सिक्रिएट करता है और एब्जॉर्ब करता है, तीनों चीजें हैं। तो ये बी ऑप्शन आपका राइट हो जाए। एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है? ये तीनों चीजें करता है। क्लियर है? हाँ, क्रिएटिन प्रोटीन के संबंध में असत्य चुने। हाँ, गलत चुनना है। देखो सही, अब आज के डेट में क्वेश्चन गलत सही नहीं आते, गलत पूछता है। हाँ बेटा, लक्ष्मी कुमारी क्लास अभी तक चल ही रही है। हे भगवान, अरे राम रे, हे भगवान, अभी तक क्लास चल ही रही है। हे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत जननी मैया, है ना लक्ष्मी कुमारी, आप तो जगत जननी है ना? पर आप हे भगवान क्यों कह रही हैं? हाँ हाँ हाँ, क्रिएटिन प्रोटीन के संबंध में असत्य चुने। बताओ जल्दी से। क्रिएटिन प्रोटीन 25 का डी नंबर, यह जल के लिए पारगम्य है। क्या है? परमिएबल है। क्या है? 25 का डी नंबर है, यह जल के लिए क्या है? परमिएबल। क्रिएटिन प्रोटीन जो है जल के लिए परमिएबल है। ये क्या है? गलत है बेटा। ये क्या है? ये क्या है? गलत है। और आपसे पूछा क्या था? हाँ, आपने पूछा क्या था? गलत पूछा था। तो जल के लिए पारगम्य नहीं है। शेष तीनों क्या है? कठोर है क्रिएटिन प्रोटीन, जलरोधक है क्रिएटिन प्रोटीन, इनको पढ़ लिया करो चारों ऑप्शन। और त्वचा के लिए एपिडर्मी में पाया जाता है। ठीक है ना? हाँ, कठोर है, जलरोधक है और त्वचा के लिए एपिडर्मी में पाया जाता है। यह जल के लिए परमिएबल नहीं है। क्लियर है? हाँ, चलो नेक्स्ट में आ जाओ। क्रिएटिन प्रोटीन पाया जाता है
हाँ बताओ। केराटिन प्रोटीन त्वचा में, बालों में, नाखून में, इनमें से सभी बताओ। अब आप क्वेश्चन कठोर है। केराटिन प्रोटीन आप हंस रहे थे, क्यों क्यों? ये क्या है? नाखून क्या है? दांत निकाल रहे थे दोनों लोग, ऐसा लग रहा था होशियार बन रहे थे। आप लोगों को ये नहीं लग रहा? देखो क्या है, चलो केराटिन प्रोटीन कहां पाया जाता है? कर लो भाई, हो गया? तो आप क्लियर हैं? त्वचा, अब इस तरह तो त्वचा बिल्कुल वो होती है ना, बालों में, नाखून में। संयोजी ऊतक में अंतरकोशिकीय अधात्री डॉट डॉट होती है। चलिए बोले। नहीं बेटा, वॉइस प्रॉब्लम नहीं है, देखो सब सही है। वॉइस प्रॉब्लम बीच बीच हमा कर देते हैं। संयोजी ऊतक में अंतरकोशिकीय अधात्री होती है। जल्दी बोले, क्या होती है? बस यही पेज कराएंगे, बस बंद कर देंगे। 80 क्वेश्चन हो जाएंगे ना, शेष कल कराएंगे। संयोजी ऊतक में अंतरकोशिकीय अधात्री, जल्दी बोले, होती है। इंग्लिश से कल क्वेश्चन लेके आएंगे, तब कराएंगे। हा? हाँ, संयोजी ऊतक में अंतरकोशिकीय अधात्री है। हाँ? अधिक। हाँ? संयोजी ऊतक में अंतरकोशिकीय अधात्री क्या होती है? अधिक होती है, ठीक है ना। संयोजी ऊतक में अंतरकोशिकीय अधात्री हो सकती है, कैसी हो सकती है? कनेक्टिव टिश्यू में अंतरकोशिकीय अधात्री कैसी होती है? तो कैसी होती है? तरल भी होती है, जेली जैसी भी होती है। जल की जैसे तरल, ये भी तो लिक्विड जेली होता है ना, जेली। अरे देखो, आप लोगों ने कोरोना के समय वो क्या लगाते थे हाथ में? हैंड सैनिटाइजर। सैनिटाइजर कई प्रकार के आपने देखे, बहुत पतला पानी जैसा, और एक जेली प्रकार का। पर्दे थे तो दोनों लिक्विड ना, तरल क्या है? लिक्विड। तरल यानी लिक्विड। यदि ये लिक्विड है तो जेली भी है, जेली जैसा। सॉलिड भी होता है, ध्यान देना। तो इसका मतलब इनमें से सभी कर लो। जो पॉइंट नहीं पढ़े हो, जो किसी ने नहीं पढ़ा है, वो हम पढ़ाएंगे आज, ठीक है। जो कहीं नहीं पढ़े हो, कहां से पढ़ोगे? यहां पढ़ोगे, है ना। हाँ। निम्न में से कौन एक संयोजी ऊतक का कार्य नहीं है? फिर से नहीं पूछ रहा है। हाँ, कनेक्टिव टिश्यू का कार्य क्या है? एंजाइम को का सिक्रीशन करना, सहारा प्रदान करना, संवहन करना, या संबंध करना? बताओ। तो एंजाइम का सिक्रीशन करना ये काम नहीं है। एंजाइम का सिक्रीशन नहीं करता है कनेक्टिव टिश्यू, एंजाइम का सिक्रीशन नहीं करता भाई। हाँ, एंजाइम का सिक्रीशन नहीं करता है, श्रावण नहीं करता है, स्रावित करना। ये नहीं है ना।
हाँ एंजाइम नहीं पूछ रहा है ना, एंजाइम स्रावित नहीं करता है। मैं बार बार क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूं, आप लोगों को नहीं और सही में डिफरेंसेस आ रहे हैं, साहब क्वेश्चन को गलत कर रहे हो आप लोग। हाँ तो क्या क्वेश्चन यहां से बंद कर दिए जाएं या अभी आगे कंटिन्यू रखे जाएं? एक बार कमेंट करें भाई, जितने लोग पढ़ रहे हैं, क्या कमेंट क्वेश्चन कंटिन्यू रखे जाएं? क्या क्वेश्चन कंटिन्यू रखे जाएं बेटा, जल्दी बोलो, या बंद कर दिए जाएं? वैसे 80 क्वेश्चन हो गए हैं आपके आज के, 80 क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए हैं, 80 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमने करा दिया। अब नन्हे कुमार कंटिन्यू, मिलर नर्सिंग कंटिन्यू, जया नामदेव कह रही बंद करें, यस सर। जया नामदेव, हाँ जया नामदेव कंटिन्यू कह रही, अच्छा मैं सोचा कह रही बंद करें। अच्छा 100 कर दें, चलो गुड कर देते हैं। चलो फिर मैं पूरे कर देता हूं। निम्न में से कौन एक कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, बताओ इनमें से कौन कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, जल्दी बोलें। 100 पार, अच्छा 100 पार किसी दिन 400 पार करेंगे, है ना? जिस दिन मोदी जी 400 पार जाएंगे उस दिन हम भी 400 पार जाएंगे। कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है इधर, संयोजी कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो भाई। तो कौन नहीं है भैया? त्वचा नहीं है। त्वचा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? त्वचा को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? स्किन। तो त्वचा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, ये आपका है स्नायु, कंडरा, अस्थि। त्वचा आपका कनेक्टिव टिश्यू बेटा। बेटा एक चीज ध्यान रखना, आप लोगों को क्वेश्चन पर भी विशेष ध्यान देना, ऑप्शन भी सभी ध्यान देना है, कौन सा ऑप्शन किस प्रकार का है। संयोजी ऊतक का एक उदाहरण है, संयोजी ऊतक का एक बार बेटा, हाँ जिस दिन ये बायोलॉजी का मैं एक बार प्रैक्टिस पूरा करवा डालूंगा। देखो एक चीज मैं आपको दिखा देता हूं, ये खान सर की नोट्स बुक है आप लोगों के लिए बायोलॉजी की, इस नोट्स के पूरे क्वेश्चन करा रहा हूं, खान सर के क्वेश्चन है आप लोगों के पास आ रहे इंपॉर्टेंट, ठीक है नोट्स के। तो यदि जिस दिन ये पूरे क्वेश्चन हो जाए पूरी बुक, और ज्यादा दिन नहीं लगेगा, 2 से 3 दिन लगेगा, 2 से 3 दिन में जहां इसको कंप्लीट कर दिया तो ध्यान देना अगले दिन मैं 500 क्वेश्चन लेके आऊंगा, लगभग 500 से 600 क्वेश्चन लेके आऊंगा बेटा, और देखता हूं किसमें है कितना दम, है ना? संयोजी ऊतक का एक उदाहरण है कनेक्टिव टिश्यू, हाँ अस्थि, उपास्थि, ब्लड, इनमें से सभी बताओ कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल। 31 का कौन सा आंसर सही होगा, जल्दी बोले। डी, नेहा चौरसिया, जया, गुड, नन्हे बहुत अच्छे, डी ऑप्शन, इनमें से सभी हैं। यानी कनेक्टिव टिश्यू में देखो इधर अस्थि, बोन, कार्टिलेज और ब्लड, इधर इधर बोन, कार्टिलेज और ब्लड। बेटा क्वेश्चन आप लोग इसका मतलब ही सॉल्व करना नहीं सीखे हो, वो एक उदाहरण पूछा है, यानी सभी तो है उसमें, इनमें सभी का भी तो ऑप्शन है, तो क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। अब एक जब अगला ऑप्शन ये इनमें सभी ना होता तब एक कोई बताते, ठीक है, हाँ तो यह आपका सभी हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन एक तरल संयोजी ऊतक है? निम्न में से कौन एक तरल संयोजी ऊतक है? कौन सा है? तरल, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है? तो लिक्विड देखो सभी हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू अस्थि भी है, उपास्थि भी है, लिगामेंट, बोन, बोन प्लस बोन, बोन प्लस बोन, यही होता है ना। बट रुधिर, ब्लड आपका कैसा कनेक्टिव टिश्यू है? लिक्विड फॉर्म में है, ये तो दिख रहा है ना आपको। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, हाँ ओके। नेक्स्ट में आओ, अस्थि संयोजी ऊतक का मुख्य कार्य बताओ। मेन फंक्शन ऑफ बोन कनेक्टिव टिश्यू बताओ।
हाँ, अस्थि संयोजी ऊतक का मुख्य कार्य बताओ। शरीर को आकार देना, मांसपेशियों को सहारा देना, अंगों को सहारा देना, इनमें से सभी। 33 का आंसर दो भाई। 33 का किसी ने कहा है ऑल ऑफ दीज। गुड बेटा, इनमें से सही डी ऑप्शन। गुड, बहुत अच्छे। चलो अगला। एक बार बेटा फिर क्लास को शेयर कर दो, लाइक करो, आगे बढ़ा दो। कौन एक मजबूत और कठोर ऊतक है? मजबूत और कठोर। रुधिर, उपास्थि, अस्थि, स्नायु। बताओ जल्दी। तो क्या होगा? मजबूत टिश्यू कह रहा है ना, मजबूत टिश्यू बोन हो जाएगा। क्या होगा? बोन। हाँ, तो सी ऑप्शन। अस्थि की अधात्री डाट डाट है, कैसी होती है? बोन की अधात्री कैसी होती है बेटा? तो बोन की अधात्री आपकी कैसी? कठोर होती है। कैसी? कठोर होती है। कर लो। बोन की अधात्री बेटा कठोर होती है। अगला, अस्थि की अधात्री बनी होती है। अस्थि की अधात्री बनी होती है बेटा। हाँ, अस्थि की अधात्री बनी होती है कैल्शियम फास्फेट, सोडियम फास्फेट, पोटेशियम फास्फेट या एल्यूमिनियम। अस्थि की अधात्री कह रहा है ना, अधात्री किससे बनी होती है? तो कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों होते हैं इसमें अस्थि में, तो किसकी? कैल्शियम फास्फेट। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा बेटा। हाँ नन्हे कुमार, गुड भैया, गुड, बहुत अच्छे। अगला देखिए, संख्या में गिरावट आएगी, क्लास ऑफ हो जाएगी। आप लोगों को संख्या बढ़ा के रखना है, संख्या बढ़ा के रखना है, क्योंकि आप ये बताओ, डांस तभी अच्छा लगता है जब दर्शक हो, है ना? डांस अच्छा नहीं लगता, समझ रहे हैं ना? यानी जब क्रिकेट मैच के देखने को दर्शक ही नहीं होंगे तो जो क्रिकेट खिलाड़ी है उसे मजा ही नहीं आएगा, एक्साइटमेंट नहीं होगा। तो दर्शक ज्यादा होना चाहिए। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक अन्य संयोजी ऊतक, अदर कनेक्टिव टिश्यू, जिसे डाट 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 कहते हैं, से जुड़ी होती हैं। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, जिसे हम लिगामेंट, क्या नाम देते हैं बेटा? हिंदी में स्नायु बोलते हैं। ए ऑप्शन राइट होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो अगला बेटा करो। निम्न में से कौन कनेक्टिव टिश्यू का सही पेयर है, युग्म है? कनेक्टिव टिश्यू का सही, जल्दी, कनेक्टिव टिश्यू का रुधिर और अस्थि बताओ जल्दी से। तो 38 का बी नंबर है भैया, रुधिर और अस्थि हो जाएगा बेटा, ये ब्लड एंड बोन हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट पे आ जाओ, जल्दी करो। कनेक्टिव टिश्यू डाट 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 अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है। कनेक्टिव टिश्यू अस्थियों से मांसपेशियों को, तो देखो, बोन प्लस मसल, तो टेंडन, टेंडन, टेंडन क्या होता है बताओ? कंडरा होता है क्या टेंडन? तो क्या कंडरा को ही टेंडन कहते हैं? कंडरा हिंदी में है, टेंडन भैया, ये लो, कर लो, ठीक है, सभी लोग कर लो। हाँ, बी इज राइट आंसर। गुड बेटा, बहुत अच्छे। निम्न में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? बताओ, कौन सा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है? बताओ जल्दी से। कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज, एरियोलर, रुधिर या ग्रंथिल? तो ये ग्रंथिल आपका क्या है? कनेक्टिव टिश्यू नहीं है बेटा। हाँ कर लो, ग्रंथिल कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। डाट 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 की अधात्री प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। किसकी? अधात्री प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। एडिपोज, टेंडन, लिगामेंट, उपास्थि। बताओ कौन सी प्रोटीन और शर्करा की अधात्री होती है? जल्दी बोलें, कौन सी होती है? उपास्थि। लिख लेना। कार्टिलेज लिख लेना, कार्टिलेज बेटा। कार्टिलेज की जो अधात्री होती है वो प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है।
ध्यान देना, इसको नोट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। कार्टिलेज की जो अधात्री होती है वो किसकी बनी होती है? तो कार्टिलेज की जो अधात्री होती है वो प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है, प्रोटीन और शुगर की बनी होती है बेटा। कर लो, नेक्स्ट में आओ। डॉट 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 अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाती है, कौन? डॉट 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 अस्थियों के जोड़ों को चिकना कौन बनाता है? एडिपोज, एरियोलर टेंडन या उपास्थि? बताओ, क्वेश्चन में आप लोग क्लियर नहीं हो। अस्थियों के जोड़ों को, अस्थियों के बोन ज्वाइंट्स को चिकना करने का काम कौन करता है? कार्टिलेज, कार्टिलेज। ठीक है, हाँ ऑप्शन चेंज कर देते हो ना बीच में तुम लोग। हो गया, आगे आ जाओ। हाँ, डॉट 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 की उपस्थिति के कारण हम अपनी बाह्य कर्ण को मोड़ सकते हैं, जल्दी बोलो। किसकी उपस्थिति के कारण हम अपनी बाह्य कर्ण को मोड़ सकते हैं? तो कार्टिलेज, कार्टिलेज के कारण बाह्य कर्ण को मोड़ते हैं क्या? जल्दी बोलो। 43 बेटा, जया का आंसर 43 का बी नंबर। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। कार्टिलेज, तो किसकी? डॉट डॉट की उपस्थिति के कारण हम अपनी बाह्य कर्ण को क्या करते हैं? मोड़ सकते हैं, उपास्थि। ठीक है, उपस्थित, उपास्थि उपस्थित होती है कहां पर? तो देखो, आपको पता है नाक, कान और बड़ी हड्डियों में, है ना? लगभग सभी में होती है क्या? तो सभी में, नाक, कान, गला, कंठ, कंठ यही ना है, कंठ यही ना है, गला है ना? तो गला, नाक, कान, गला, इन सभी में क्या है? उपास्थि कार्टिलेज प्रेजेंस होती है बेटा। हाँ आ जाओ नेक्स्ट पे। बताओ, एरिओलर संयोजी ऊतक आ गया। अब देखो एरिओलर, देखो एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चल रहा है। एरिओलर कनेक्टिव टिश्यू बेटा पाया जाता है। एरिओलर कनेक्टिव टिश्यू किसमें पाया जाता है? तो देखो इधर अस्थि मज्जा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बोन मैरो। त्वचा और मांसपेशियों के बीच, स्किन और मसल्स के बीच, रक्त नलिका के चारों ओर, इनमें से सभी। तो ध्यान देना, एरिओलर कनेक्टिव टिश्यू जो होता है बेटा वो सभी में पाया जाता है। किसमें? सभी में। हाँ, अब देखो एरिओलर, देखो सबसे पहला पॉइंट ये बोला कि एरिओलर कनेक्टिव टिश्यू कहां पाया जाता है, फिर पूछा इसका कार्य कौन सा है और कौन सा नहीं है। एरिओलर ऊतक का मुख्य कार्य में से एक नहीं है, जल्दी बोलो। इनमें से कौन सा एरिओलर का नहीं है कार्य? जल्दी बोलो भाई। तो कार्य नहीं है कह रहा है, ध्यान देना। नेहा चौरसिया, गुड, बहुत अच्छे। जया बेटा डी ऑप्शन राइट होगा इसका। एंजाइम और हार्मोन का सिक्रेशन एरिओलर नहीं करता है। एरिओलर एंजाइम और हार्मोन का सिक्रेशन नहीं करता है। एंजाइम, हार्मोन सिक्रीशन नहीं करता है, ठीक है ना? सिक्रीशन नहीं करता है बेटा, ध्यान देना, नहीं करता है। कौन? एरिओलर टिश्यू। कौन नहीं करता है? तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला, कनेक्टिव टिश्यू को जो वसा को संचित करता है, वसा फैट को हाँ कौन है जो संचित, संयोजी ऊतक जो वसा को संचित करता है? एरिओलर, एडिपोज, उपास्थि, रुधिर, जल्दी बोलें। तो क्या हो जाएगा? एडिपोज। एडिपोज क्या करता है? एडिपोज क्या करता है? वसा को, फैट को संचित करने का काम कौन करता है? संचित को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टोर करना। स्टोर करना, क्या करना? तो फैट को स्टोर, कौन सा? कनेक्टिव टिश्यू, ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जो फैट को स्टोर करता है वह एडिपोज टिश्यू है। कौन सा टिश्यू? एडिपोज। चलिए
बेटा आज के लिए ये 50 तक रहेंगे, अब मेरी हालत नहीं है ना। हाँ, और इंग्लिश हिंदी भी करेंगे तो ठीक रहेगा। ऊतक की कोशिकाएं वसा की बूंदों में भरी होती हैं। कौन से? एडिपोज ऊतक की कोशिकाएं वसा की बूंदों की से भरी होती हैं, क्योंकि वसा की बूंदों में भरी होती। वसा की बूंदें कहां पर संचित होती हैं? यहां पर स्टोर होती हैं। तो एडिपोज ही तो यहां पर आंसर होगा। देखो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया है ना। हाँ बेटा 100 पार हो रहे हैं। ऊतक की कोशिकाएं वसा की बूंदों में भरी होती हैं, एडिपोज। 51 बेटा पहले करा चुका हूं, फिर 1 से स्टार्ट किया हूं, है ना। 100 पार हो जाएगा। संग्रहित होने के कारण एडिपोज ऊतक ऊष्मीय कुचालक का कार्य भी करता है। जल्दी बोले। हाँ, एडिपोज ऊतक ऊष्मीय कुचालक का कार्य वसा संग्रहित होने के कारण, यही ना होगा, क्योंकि वसा को क्या करता है? स्टोर करता है ये, है ना। तो बी नंबर, फैट को ये स्टोर करता है। फैट के संग्रहित होने के कारण जो एडिपोज टिश्यू है वो ऊष्मीय कुचालक का कार्य, ऊष्मीय कुचालक यानी थर्मल इंसुलेटर, थर्मल इंसुलेटर का काम करता है। किसका? है ना, इंसुलेटर, कुचालक का कार्य करता है। क्लियर है। रक्त की तरह अधात्री भाग को कहते हैं प्लाज्मा, कॉन्ड्रीन, ओसीन, इनमें से कोई नहीं। बताओ जल्दी से। लास्ट क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन, जल्दी बोलो। तो क्या हो जाएगा बेटा? प्लाज्मा हो जाएगा। हाँ, प्लाज्मा। रक्त की तरह अधात्री भाग को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। बेटा जया लड़ाई ना किया करो, है ना। जो कुछ देख रहा हो देखने दो। हाँ, पीडीएफ मिल जाएगी। देखो पीडीएफ आप लोगों को, देखो एक चीज अब बता देता हूं लास्ट में। कामदगिरी एकेडमी, इधर कामदगिरी एकेडमी सतना, इस टेलीग्राम में जाना है, इसको ज्वाइन करना है। डेली की पीडीएफ आपको, क्लास पीडीएफ आपको मिल जाएगी। दूसरा ऑप्शन आपका कामदगिरी एकेडमी सतना का मोबाइल एप्लीकेशन। क्या करना है बेटा? मोबाइल एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है और उस पर जाकर के फ्री कोर्सेस में जाकर के सारी चीजें मिल जाएंगी। वहां पर आपको बहुत सारी सभी वीडियोज पड़े हुए हैं, सब कुछ पड़ा हुआ है, वहां पर भी आप जाकर के कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये, हाँ, तो ये आप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन में आपको बहुत सारी चीजें मिलती रहेंगी हमेशा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो इस तरह से हमने आज 101 क्वेश्चन किए हैं, 100 पार हो गया है ना, है ना। चलो अब हम क्या करेंगे, कल से जो क्वेश्चन लाएंगे बेटा हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे। आप सभी को साथ देना है, हम आपको आपके साथ बेहतर मेहनत करेंगे। बेटा आपका साथ चाहिए, आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस क्लास को आगे दोस्तों तक पहुंचाना है, अपने शेयर करना है। दूसरा लास्ट पॉइंट, सभी लोग जितने लोग जुड़े हो भैया, इस क्लास का फीडबैक आप लोग, इस क्लास का फीडबैक क्लास ऑफ होने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर से जरूर बताएं, जरूर से जरूर बताएं, जिससे हमें एक्साइटमेंट आता है, मोटिवेशन आता है और फीडबैक देते हैं आप, तो हमें और नया तरीका मिलता है कि हम और कैसे करें, बच्चों के लिए क्या करें। तो ओके, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तहे दिल से धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।